हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। आज आइए ले लेते हैं रिवीजन टाइम है ये आपका BSDLA 136 को। आज आपका पेपर भी है, 2 बजे से है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फिर देखते हैं और समझते हैं। हो सकता है पहले से कुछ ज्यादा और क्वेश्चंस कम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग आ जाइए और तब तक मैं वीडियो क्या करती हूँ कि शेयर कर देती हूँ। यदि आप लोग ग्रुप से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। ऑलमोस्ट वीडियो शेयरिंग का काम हो चुका है। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप 2 जगह पे ग्रुप बने हैं, दोनों में आप ऐड हो जाइए, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। स्वागत है, सभी का स्वागत है। वॉइस आ रही है? ओके, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। चलिए ठीक है, वॉइस सही है। तो हिंदी भाषा लेखन कौशल, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने आपको कल बता ही दिया। अब उस थोड़ा सा एक बार उस क्वेश्चन को जब दोबारा आप सुनोगे, है ना, मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुनोगे समझोगे, तो वो चीज क्या होता है, थोड़ा दिमाग में ज्यादा बैठ जाता है। तो आपने एक बार मैंने कल पढ़ाया, क्लास ली, परसों लिया था, है ना, और फिर आपने कुछ पढ़ा, आज फिर मैं पढ़ा दूंगी, तो थर्ड टाइम हो जाएगा, तो 100% आपके दिमाग में बैठेगा। सबसे पहली बात कि प्रभावी लेखन क्या कहलाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अवधारणा, ठीक है, अर्थ भी पूछ सकता है, अवधारणा भी पूछेगा, लिखना आपको यही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्रभावी लेखन। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ओके। तो प्रभावी लेखन, जो ग्रुप से जुड़ जाइए, जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं। तो प्रभावी लेखन की अवधारणा क्या है। अब प्रभावी लेखन क्या है, प्रभावी लेखन क्या हो सकता है ना। तो देखो, जनरली क्या होता है कि सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई आप बुक पढ़ रहे हैं और उससे आप एक तरह से प्रभावित हुए। प्रभावित करने का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़े। बोलते हैं ना कि यार मैंने तो ये बुक पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी एंड सपोज दैट मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। तो कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ को बदल दे, आपके विचार को बदल दे, आपके सोचने के तरीके को बदल दे, है ना। यही तो प्रभाव होता है ना, आप में परिवर्तन ला दे। आप अगर दुखी हैं, उदास हैं, वो बुक पढ़ने से आप खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं, तो ये क्या हो जाता है, यही प्रभावी लेखन कहलाता है। ये लेखक की सृजनात्मक शक्ति होती है कि वो ऐसे ढंग से उस बुक को लिखता है कि पढ़ने वाले को नई जिंदगी, नई राय मिल जाती, नई रोशनी मिल जाती है। हो सकता है कोई गलत राय पे जा रहा हो, पढ़ने के बाद वो सही राय पे चलने लगता हो, तो ये प्रभावी लेखन कहलाता है, ठीक है ना। और प्रभावी लेखन की प्रभाव क्षमता की व्याख्या, यानी कि एक तरह से प्रभाव क्षमता, प्रभावी लेखन है। जब प्रभावी लेखन होगा तो प्रभाव क्षमता क्या है, तो प्रभावी लेखन वही है जिससे आप पे लक्षण निकल के सामने आते, जो मैंने आपको कहा, उदास होने पे हंसने लगते हो, आपको कोई उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता, आप मतलब मायूस हो जिंदगी से, और उस बुक को पढ़ने के बाद कोई एक किरण दिख जाती है, आपको लगता है नहीं, आप निगेटिव जो आपकी थिंकिंग होती है, सोच होती है, उसको पॉजिटिव में बदल देता है। तो ये एक क्षमता होती है उस बुक में। तो देखो एक्चुअली, अब देखो प्रभावी लेखन क्या होता है। सपोज दैट, मान लीजिए हम लोग को नींद नहीं आती है रात में, तो हम लोग क्या करते हैं, अरे भाई जनरली घर में बोलते हैं लोगों को, बुक पढ़ लो, वो नींद नहीं आ रही, नींद आ जाएगी, कोई भी मैगजीन उठा लो। तो ये भी प्रभावी लेखन होता है ना। तो जरूरी नहीं है कि प्रभावी लेखन का मतलब होता है कि सिर्फ हमारे लाइफ में परिवर्तन, चेंजेस और विचार बदले, वो प्रभावी लेखन कहलाता है। प्रभावी लेखन का मतलब हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, निगेटिव थिंग्स है और निगेटिव चीजें हैं, नकारात्मक है और सकारात्मक में बदल जाए। तो नींद न आना एक परेशानी है, और आपकी परेशानी को एक तरह से सॉल्व करना, समस्या जो होती है उसको सॉल्व करना भी प्रभावी लेखन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है प्रभावी लेखन। तो जैसे मान लीजिए नींद न आने पर आप बुक पढ़ रहे हैं और वहां पे आपको नींद आ जाती है, तो ये एक तरह से प्रभावी लेखन होता है। अब देखो, एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे कि लोरी आप सुनते हो घर में, मम्मा आपको सुना देती, छोटे जो बच्चे होते हैं आपने सुना होगा, तो वो भी एक तरह से नींद ला सकने वाला प्रभावी लेखन होता है। लोरी, आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो वो भी नींद लाने की एक क्षमता है ये। तो प्रभावी लेखन वो होता है जो बुक की क्षमता को दर्शाता है, उसकी क्षमता को दर्शाता है कि उसको पढ़ने से क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में खासतौर पे सकारात्मक चीजों में बदलती है। तो ये हो जाता है प्रभावी लेखन का। और प्रभावी लेखन में अगर देखा जाए तो मुख्य विशेषता पाठक को होती है, क्योंकि उसके सोचने समझने के तरीके को देखा जाता है, उसके बुद्धि को देखा जाता है, उसके हृदय को देखा जाता है। क्योंकि पाठक के
दो लोग बैठे हैं, वही बुक को 2 लोग 3 लोग पढ़ रहे हैं, 4 लोग पढ़ रहे हैं, 10 लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों में चेंजेस लाइफ में आ जाता है, कुछ लोगों में नहीं आता है। कुछ लोगों को जो बुक होती है, पुस्तक होती है, एक तरह से ऐसा परिवर्तन ला देती है जीवन में कि कहते हैं मेरी लाइफ यहीं पे चेंज हो गई। कुछ लोग कहते क्या था इस बुक में, कुछ भी तो खास था नहीं था, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके सोचने समझने के तरीके अलग थे, उनके संस्कार अलग थे, उनकी बुद्धि अलग थी, उनके हृदय में जो एक प्यार की भावना या समझने की जो थिंकिंग होती है वो चीजें अलग थी, प्रभावित करने की क्षमता उनके उसमें कम थी। तो ये होता है। तो प्रभावी लेखन वह लेखन है जिससे पढ़कर मानव का मस्तिष्क जो है एक तरह से जाग जाए, हृदय में एक तरह से प्यार जग जाए, है ना, और संस्कार एक तरह से निकल करके बाहर आने लगे, और जो भी समस्याएं होती हैं पाठक के जीवन में, उन समस्याओं से उसको छुटकारा मिल जाए, और साथ साथ में उसके जीवन में एक नई दृष्टि और एक नई रोशनी मिल जाए। ये प्रभावी लेखन कहलाता है। तो प्रभावी लेखन की अवधारणा, प्रभावी लेखन का जो अर्थ पूछेगा वो हमने देख लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आप 1 मिनट वेट करिएगा, 1 मिनट थोड़ा सा करिएगा, आती हूँ अभी। ओके, तो क्लियर हुआ। ये होता है प्रभावी लेखन, और प्रभावी लेखन की क्षमता पूछता है तो आपको वही चीजें लिखनी होंगी जो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लेकर आ सकता है। तो प्रभाव क्षमता को यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया है। एक बार दिया है विषय के स्तर पर, क्योंकि अवधारणा पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा। अर्थ पूछेगा तो जो ऊपर मैंने जितना बताया उतना आप लिख देना, लेकिन यदि आपसे यहाँ अवधारणा पूछता है तो फिर आपको इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। 1 सेकंड रुक जाओ, क्योंकि स्टेयर अभी चढ़ के जाना और आना हुआ ना, तो थोड़ा सा ओके। ठीक है, चलिए। तो जो प्रभावी लेखन होता है इसको 2 स्तरों में बांटा गया है। विषय के स्तर पर बांट दिया गया है, मतलब कि लेखक जो होता है, जो बुक लिखने वाला होता है, वो किस विषय को लेखन में प्रस्तुत करता है, यानी कौन सा विषय लेता है और उसको लेकर के बुक लिखता है। और दूसरा शिल्प के स्तर पर बांट दिया गया है, क्योंकि जो लेखक होता है जब विषय को चूज कर लिया, जब लिखेगा तो लेखन के लिए किस चीज को अपनाता है, किस विधि को अपनाता है, लिखने का ढंग, ठीक है ना, शिल्प लेख रहे हैं, लिखने का ढंग, तो किस चीज को अपनाता है। तो ये हो गया, 2 चीजों को लिख देंगे तो अवधारणा पूरी हो जाएगी। क्लियर? इन चीजों को जरूर लिखिएगा यदि अवधारणा आता है। अब प्रभावी लेखन की विषय स्तर पे यदि आप देखो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, क्वेश्चन यहाँ पे आपको डाइवर्ट कर सकता है, थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है। जैसे मैंने कहा अवधारणा, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रभावी लेखन की अवधारणा को समझाते हुए प्रभावी लेखन के स्तर को बताइए, या सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रभावी लेखन के विषय स्तर को समझाइए। क्लियर? या प्रभावी लेखन के शिल्प स्तर को, शिल्प वाला, ठीक है ना, यानी कि शिल्प स्तर को समझाइए। 2 में से कोई अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। शॉर्ट में देख लीजिए विषय स्तर पे क्या होता है। विषय स्तर पे होता है, मान लीजिए एक ऐसा विषय को सेलेक्ट करना, एक ऐसे विषय को लेना, ठीक है ना, यानी कि कह सकते हैं कि लेखक की समझ हो। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जनरली लेखक उसी विषय पे कोई भी लेखन कार्य करते हैं जिसमें वो पारंगत होते हैं, निपुण होते हैं, जिसमें उनकी समझ होती है, जिसमें वो विद्वान विशेषज्ञता उनको होती, ठीक है ना। तो जो विषय लेखक के मानस के जितना निकट होगा, दिल के हृदय के जितना करीब होगा, लेखक लगातार विचार करता जाएगा। कुछ सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कोई कवि है और कोई कवि होता है तो प्रकृति को लेकर के लिखता है, बिकॉज क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के बहुत करीब है, उसका दिल जो है वो प्रकृति के हिसाब से, उसको नॉलेज ज्यादा है प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में। कोई जो होता है देश को लेकर के लिखता है, क्योंकि वो देश के भाव उसमें ज्यादा उगते हैं, उस चीजों को समझता है। तो ये होता है विषय, ठीक है ना। तो लेखक का घनिष्ठ संबंध उससे बन जाता है, और एक तरह से जब भी वो लिखेगा तो उसमें आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस अलग निकल करके आएगा। क्यों निकल के आएगा? क्योंकि वो उसका विषय है, उसमें उसकी पकड़ है, उसमें उसकी मजबूती है। तो प्रभावी लेखन के लिए लिखने से पहले रचना
रचना में प्रस्तुत किए जाने वाले विषय की सभी बातों को लेखक को अच्छी तरह से मन में बसा लेना चाहिए। तो आप जो कंटेंट, जो विषय ले रहे हो, विषय के अंतर्गत आप क्या क्या चीज रखना चाह रहे हो, उस चीजों के बारे में पहले लेखक को सोच लेना चाहिए, फिर उससे संबंधित सामग्री इकट्ठा कर लेनी चाहिए, ठीक है ना, फिर उसके बारे में विचार करना चाहिए और उसके बाद जो है लेखक को लिखना शुरू कर देना चाहिए। तो एक अनुराग यानी प्रेम होना, सच्चा प्रेम होना लेखक के लिए जरूरी होता है। देखो, प्रभावी लेखन वही होता है जब लेखक कहते हैं ना कि दिल से लिखी गई चीजें हमेशा इफेक्टेड होती हैं, लोगों के ऊपर प्रभाव डालती हैं। इसीलिए लेखक के मन में एक तरह से प्यार होना चाहिए, तभी वो प्रभावी लेखन कहलाया जा सकता है, अदरवाइज वो प्रभावी लेखन नहीं होगा। लेखन को स्पष्टता प्राप्त होनी चाहिए। देख लो, प्रभावी लेखन के गुण आगे भी दिया होगा, तो एक तरह से गुण या विशेषता लेखक की, प्रभावी लेखक की कौन कौन सी गुण विशेषताएं होती हैं लेखक की। तो अनुराग होता है, अनुराग होना चाहिए। फिर दूसरा हो जाता है लेखक को स्पष्टता होनी चाहिए, जो भी चीज वो कहना चाहता है उस चीजों को स्पष्ट तरीके से कह देना चाहिए, और साथ साथ में विश्वास का पर्याप्त अध्ययन होना चाहिए, जो विषय है, जो विषय उसका नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और तभी उसके बारे में लेखक को लिखना चाहिए, ठीक है ना, जिस विषय के बारे में वो लिखना चाहता है। तो ये हो गया यहाँ पर विषय के रूप में। आप चाहो तो और एग्जाम्पल देकर के यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, राइट, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लीजिए, अमृतलाल नागर मेहतर या भंगी जात के जीवन को अपने उपन्यास की कथा का विषय बनाना चाहते हैं। 1 सेकंड, ओके, अभी मुझे थोड़ा सा और जाना पड़ेगा 1 मिनट के लिए, कोई बात नहीं, अभी तो मैं क्लास ले ही रही हूँ, है ना। तो चलिए ठीक है, ये हो गया, ओके, 1 सेकंड। ये हो गया। तो आप एज एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, 100 उदाहरण समझाइए ना, कि प्रभावी लेखन के विषय स्तर को 100 उदाहरण समझाइए, प्रभावी लेखन के शैली स्तर को, शिल्प स्तर को 100 उदाहरण समझाइए। उदाहरण के साथ में ले लीजिए, कथा का विषय बनाना चाहते थे, किसको? अपने अमृतलाल नागर भंगी जात मेहतर जात के जीवन को, उनके बारे में लिखना चाहते थे उपन्यास, और इसलिए उन्होंने मेहतर जात के सामाजिक इतिहास पर जमकर अध्ययन किया था। तो जब तक आप किसी के बारे में लिखना चाहते हैं, कोई भी विषय को आप लेना चाहते हैं, उसके बारे में लिखना चाहते हैं, तो उसका नॉलेज, उसका ज्ञान, उसका अध्ययन, उसकी जांच पड़ताल, उसके बारे में पूरी सामग्री इकट्ठा करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गया आपका विषय पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी की साहित्यिक रचना में लेखक में रचनाकार को विषय के साथ साथ भाव का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सृजनात्मक रचनाएं होती हैं, एक तरह से आप क्रिएटिविटी रचना होती है, तो यहाँ पे जरूरी हो जाता है भाव को रखना। और अगर आप भाव को रखेंगे तो 100% लेखक पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो लेखक अपनी रचना में भावों को सहज रूप देता है, सहज रूप से उसको लेकर के आता है। विषय के चुनाव पे भी ध्यान रखना पड़ता है लेखक को। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि एक तरह से मनन का काम होता है। जो विषय सेलेक्ट करते वक्त उसको इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जो विषय उसके दिल के, हृदय के ज्यादा करीब है ना। और जब इसी तरह से साहित्य के संदर्भ में विषय को विषय वस्तु प्लॉट भी कहा जाता है। हालांकि पूछेगा नहीं, बहुत छोटी सी चीज है ये प्लॉट क्या है? तो प्लॉट वही होता है जब वो विषय का सिलेक्शन कर लेता है लेखक लिखने के लिए, तो ठीक है ना, तो उसको एक तरह से वस्तु का रूप देना होता है विषय को। मतलब पूरी तरह से एक तरह से सब चीजें तैयार हो गई है, पूरी संरचना तैयार हो गई है, तो वो जो वस्तु रूप होता है ना, वो क्या कहलाता है? प्लॉट कहलाता है। प्लॉट के कायदे से कथा वस्तु का पर्याय होता है। जो कथा कही जाती है वो कथा वस्तु होती है, और विषय जो होता है वो रचना के अंतर वस्तु के रूप में दिखाई देता है। तो जनरली एक तरह से आप कहानी लिख रहे हो, कहानी में क्या क्या चीजें होती हैं? आप विषय ले रहे हो, विषय तो आपने ले चलो, जैसे हमने ऊपर ही बता दिया कि बंगर जात पे, भंगी जात पे लिखना है। फिर उसके अंतर्गत आप क्या लिखोगे? क्योंकि उनकी एक समस्या, प्रॉब्लम नहीं होती, उनका जीवन छोटा नहीं होता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये अंतर वस्तु हो जाता है, ये अंतर वस्तु हो जाता है कि उसके अंतर्गत आप क्या क्या चीजें लिख रहे हो। तो लेखक जो होता है अंतर वस्तु को अपने अंदर मन में एक बार सोचता है, उसके बारे में विचार करता है, फिर उसको लिखना शुरू करता है, और इस तरह से शिल्प का, लिखने के ढंग को, रचना कौशल को निर्माण करता जाता है। तो ये हो जाता है आपका। तो यही फिर आपका जो नेक्स्ट था शिल्प के स्तर का, तो इसको देख लीजिए। हो सकता है प्लॉट भी एज ए शॉर्ट में टिप्पणी में लिख सकता है। फिर शिल्प के स्तर पर क्या है, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है शिल्प के स्तर पर, क्योंकि कोई भी लेखन होता है उसको प्रभावित करने का सबसे बढ़िया तरीका जो होता है वो शिल्प होता है। ओके, तो शिल्प क्या होता है? लिखने का ढंग,
आपने सब्जेक्ट तो चूज कर लिया, सामग्री रख ली, सब कुछ इकट्ठा कर लिया, आपने सोच भी लिया आपको क्या कैसे लिखना है। अब लिखेंगे कैसे, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, किस भाषा का यूज करेंगे, किस विधि को अपनाएंगे, कौन सी शैली आप रखेंगे, ये कहलाता है शिल्प। ठीक है ना। तो बात को कहने का ढंग, लिखने का ढंग जो होता है, और जब बात का आप अच्छे ढंग से लिखेंगे, अच्छी शैली में लिखेंगे, तो वो 100% प्रभावपूर्ण होगी। अगर आप कहने का ढंग अच्छा नहीं है, लिखने का ढंग अच्छा नहीं है, आपने भाषा का अच्छा यूज नहीं किया, अलंकार का यूज अच्छा नहीं किया, जो भी चीजें इसके अंतर्गत आती है, अगर आपने उन चीजों का अच्छा नहीं किया, लोकोक्ति मुहावरों का यूज नहीं किया, तो 100% वो प्रभाव थोड़ा यहाँ पे कम हो जाएगा। तो रचना कौशल सीखना पड़ता है लेखक को लिखने के पहले। तो रचना कौशल के अंतर्गत कई पक्ष आ जाते हैं। अब देखो वही चीज है, शिल्प को रचना कौशल भी कहा जाता है, क्योंकि लिखने का ढंग, बात कहने का ढंग शिल्प होता है, और वही रचना होता है लिखने का ढंग। तो प्रभावी लेखन में रचना कौशल है, क्वेश्चन पूछे मैं वही कह रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रभावी लेखन में रचना कौशल को समझाइए। रचना कौशल से आप क्या समझते हैं, इससे क्वेश्चन पूछेगा। रचना कौशल के पक्ष को लिखिए, या फिर शिल्प का पूछता है तो एक ही होता है। देखो रचना कौशल में, शिल्प में जो होता है, भाषा होती है, शब्दावली होती है, वाक्य विन्यास होते हैं, शैली होती है, मुहावरे, लोकोक्ति होती है, अलंकार होता है, व्याकरण होता है। ये इतनी चीजें इनको एक्सप्लेन करके लिख दीजिए। अब एक एक चीज को समझाऊंगी ना तो आप वैसे भी 9:30 से ज्यादा हो रहे हैं, और फिर 12 तक में आप लोग को, जो लोग दूर है उनको निकलना पड़ेगा। तो एक एक करके ले लीजिए। भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, भाषा सरल सहज होनी चाहिए, कठिन नहीं होनी चाहिए, पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाने चाहिए। फिर शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, शब्द ऐसे लेने चाहिए जो एक तरह से जहां पे जिस चीज की जरूरत हो उस शब्द को रखना चाहिए। एक शब्द के 2-4 अर्थ नहीं निकलने चाहिए कि पढ़ने वाला पाठक परेशान हो जाए, उसको शब्दकोश की जरूरत पड़ जाए ढूंढने के लिए, अर्थ समझने के लिए। फिर वाक्य विन्यास में लिखना चाहिए, लिखने का ढंग, शैली। अब जिस विषय को लेकर के लिखा जा रहा है तो कौन सी शैली होगी, व्यंग्यात्मक शैली है, विवरणात्मक शैली है, आख्यान परक शैली है, किस शैली का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये सोचना पड़ता है। मुहावरे और लोकोक्ति के माध्यम से भी अपनी बातों को एक तरह से प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, समझाने के लिए, कभी कभी व्यंग में भी इन चीजों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और अलंकार तो आपको पता ही है कि भाषा का गहना है, और अलंकार के बिना लिखावट लेखन जो होता है अधूरा होता है। तो इनको ले लीजिए और एक एक करके एक्सप्लेन कर दीजिए। ये लीजिए, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। क्या हुआ प्रियम जी, क्या हुआ, क्या हुआ, बोलिए प्रियम जी, मैंने अभी देखा। हाँ बोलिए, क्या है। हाँ, मेरे हृदय में प्यार नहीं जग रहा, क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप पे प्रभाव नहीं जम रहा तो कहने का मतलब ये कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कमी शायद मुझ में है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आपके नजरिए से। और जिनके हृदय में प्यार जग रहा है तो मतलब ये है कि उनके समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शैली हो गई। शैली का वही होता है, लिखने का ढंग होता है, अपनी बात कहने का तरीका होता है, किस तरीके से लेखक जो होता है अपनी बात को रखता है, सामने रखता है, एक क्षमा बांध देता है वो ना, तो ये शैली कहलाती है। तो इसको देखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। शायद मैंने इसको पहले इंपॉर्टेंट में नहीं रखा था, प्रभाव को मैंने वो अवधारणा समझा दी थी, लेकिन इसके स्तर मैंने नहीं बताए थे। तो प्रभाव लेखन में इस दोनों स्तरों को अलग अलग पूछ सकता है। रचना कौशल को भी पूछेगा तो परेशान मत होइएगा। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। रचना कंपोजिशन। अच्छा देखो, मैं सेकंड यूनिट से क्यों ब्लॉक से चल रही हूँ, रीजन ये है कि जैसे पहले आप लोगों तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे आपकी 2 ब्लॉक है तो मुझे पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज मैं मैनेज कर लेती हूँ। 2 घंटे में जनरली खत्म हो जाता है क्लास। लेकिन जिनके 4-4, 5-5, 6-6 ब्लॉक होते हैं ना, तो मैं थक जाती हूँ पढ़ाते पढ़ाते। 2-3 ब्लॉक तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके छोड़ देती हूँ, तो थोड़ा सा वो हो जाता है। चलो अब इसमें देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले रचना का अध्ययन। रचना क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक रचना लिखने के लिए आपको आ सकती है, हो सकता है कि वो आपको सब्जेक्ट दे दे, विषय दे दे और कहे एक रचना लिखिए, एक रचना तैयार कीजिए, है ना। तो एक तरह से किसी भी रचना या लेखन को प्रभावी बनाने के लिए रचनाकार को कुछ बिंदु होते हैं जिन पर विशेष ध्यान देने पड़ते हैं। तो वो यहाँ पर देखेंगे कि रचना के लिए कौन कौन से बिंदु होते हैं जो लेखक को, यानी कि जो आप लिख रहे हो, जो लेखक किसी चीज को लिख रहा है तो उसको प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये होता है। तो रचना और कंपोजिशन क्या होती है।
मतलब रचना करने का मतलब होता है एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। और जब हम रचना लिखते हैं तो स्टार्टिंग से होती है, प्रारंभ से लेकर के अंत तक लिखा जाता है। और एक तरह से उसको बोलते हैं ना, सजाने संवारने जैसा होता है, सुसंगठित प्रस्तुतिकरण होता है, मतलब पढ़ने में मजा आ जाए। आप निबंध को ले लीजिए, निबंध कैसे होता है, एज ए रचना में देखो निबंध को ले लो, निबंध कैसे होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग प्रारंभ से होती, तो प्रारंभ में क्या होता है, प्रस्तावना होता है, क्लियर। फिर प्रस्तावना के बाद हम क्या लिखते हैं, प्रस्तावना में बताते हैं कि हमारा जो निबंध पे हमारा जो विषय है ये है, मतलब कि मान लीजिए निबंध और प्रदूषण ले लीजिए निबंध पे। तो आज जो हम लिखेंगे प्रदूषण पे एक निबंध लिखने जा रहे हैं, और जो भी प्रदूषण को रोकने के, खत्म करने के कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, कैसे इसको रोका जा सकता है, इसके बारे में इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं प्रदूषण क्या है, सेकंड में आ जाते हैं। फिर प्रदूषण किन किन से होता है, प्रदूषण से होने वाले बीमारियां, रोग कौन कौन से प्रदूषण के कारण, है ना। फिर इसके बाद लिखते हैं किसको किस तरह से समस्या से निपटा जा सकता है, फिर निष्कर्ष दे देते, कंक्लूजन। तो ये कंपोजिशन रचना होती है। तो रचना जो होता है प्रारंभ से अंत तक चलता है, और एक विषय के किसी बिंदु से स्टार्ट होता है तो बधे हुए क्रम में आगे बढ़ता जाता है। जैसे मैंने कहा निबंध बधा हुआ होता है, तो आगे बढ़ता जाता है। विषय का प्रारंभ, फिर उसको विस्तार दे दिया तो प्रारंभ प्रस्तावना, फिर विस्तार दे दीजिए क्या, कैसे, क्यों, किस तरह से, और फिर अंत निष्कर्ष हो जाता है ना। तो रचना कोई भी हो सकती, कविता की भी हो सकती, चित्रकारी, मूर्तिकला, किसी की भी रचना हो सकती है। तो ये हो गया रचना। अब रचना से क्वेश्चन पूछेगा क्या है, तो बन जाएगा। अब थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, आज डोरबेल मुझे क्लियर नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा वो बढ़ा लीजिए वीडियो की क्वालिटी। 1 सेकंड रुकिएगा, मैं आती हूँ, 1 मिनट। चलिए आई एम बैक। आप कहेंगे क्या मैम, आप तो कुछ ना होता है। जब आप घर में अकेले होते हो तो कोई ना कोई आ ही जाता है, उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो रचना हो गया। देखो यहाँ पे रचना का एक नमूना दिया है, तो आपको कंपोजिशन रचना के लिए एक क्वेश्चन दे सकता है ना, बोल देगा कि प्रदूषण पर एक रचना कीजिए, लिखिए, ठीक है ना। तो एक रचना आप तैयार कर लेना। जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि वो आपको सब्जेक्ट दे दे, वॉइस आ रही है ना, वो आपको एक सब्जेक्ट दे दे और उस पर आपको रचना करनी है। देखो मेरी वॉइस कितनी अलग है ना, क्योंकि 1 मंथ से जो आप लोग को क्लासेस दे रहे हैं ना, तो बिल्कुल पढ़ाते पढ़ाते गला जो है बिल्कुल आवाज बदल गई है। चलिए, तो प्रदूषण एक समस्या, और कुछ सेकंड रुक जाओ ना, ओके। क्या क्या सुमन जी, क्या क्लियर कर दूं? पीडीएफ की यदि आप बात कर रहे हो ना, पीडीएफ ब्लर दिख रही, तो देखो मेरे इधर से बिल्कुल पीडीएफ सही है। लो, मैं इसको कम कर देती हूँ, मैंने जूम किया था, अब आप देख लो। देखो पीडीएफ जो है ना, वो आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ। आप वीडियो देख रहे हो, सर्कल सा बना हुआ है ना वीडियो के अंदर, ऊपर देखना, तो वो 144 होगा। आप जाके देखो, बग फिक्स है यूट्यूब का, वो कर देता है। 240 कर लीजिए, पीडीएफ क्लियर हो जाएगी। लेकिन जितनी ज्यादा क्वालिटी आप बढ़ाओगे, आपका रेट उतना ज्यादा खर्च होगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने छोटा कर दिया, आप सही है। अब आपको छोटा दिखेगा, अभी बिल्कुल ठीक है। चलिए, मुस्कान जी मैम ग्लूकोज पी लो। हाँ, ग्लूकोज अब तो जरूरत नहीं है ना मुस्कान जी, आप तो एग्जाम खत्म होने वाले हैं, आप लोगों को भी सुकून मिलेगा और मुझे भी थोड़ा सा मिलेगा। मेरे हाँ, आप लोग बने रहिएगा।
कहना चाहूंगी, क्योंकि अगली बार दिसंबर से जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं यूनिट बाय यूनिट वीडियो लेके आऊंगी। बहुत से सब्जेक्ट के हैं और कुछ के नहीं है उनका, और एमए का भी अब स्टार्ट कर रही हूँ, दिसंबर से मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं। अब रचना, एक रचना करने के लिए आ सकती है, तो प्रदूषण एक समस्या है, दे देगा, उस पर आपको रचना करनी होगी तो कर लोगे, निबंध की तरह आपको लिखना है इसको। तो इस तरह से तो कोई भी एक सब्जेक्ट दे देगा, वो आपको बोल देगा रचना कीजिए, कंपोजिशन, तो आप कर देना। दूसरा अगला क्वेश्चन हो जाता है रचना के प्रकार, देख लीजिए, ठीक है ना। तो रचना के प्रकार में यहाँ पे है कुछ अलग अलग प्रकार के लेखन अलग तरीके से होते हैं, मतलब हर लेखन एक तरह का नहीं होता। जैसे दिया साहित्य और समाज, फिर दिया मेरी लंदन यात्रा, इस पे एक रचना करने को दे सकता है। तो कई बार एक ही विषय पर अलग अलग लेखकों द्वारा रचना में अंतर पाया जाता है। एक ही विषय पर जब अलग अलग लेखक लिखते हैं, प्रदूषण ले लो या समाज की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं ले लो या कुछ भी ले लो, जेंडर ले लो, और ये सब्जेक्ट एक हो गया, लिखने वाले अलग अलग लेखक हैं, तो उनकी रचना में अंतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी शैली और उनके विचार अलग होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रचना में अंतर होने का मेन रीजन ये होता है कि हर एक जो लेखक होता है उसके लिखने का ढंग और साथ में उसकी जो विचार होते हैं, थॉट होते हैं, उसके लिए वो अलग अलग होते हैं। इसलिए एक विषय होते हुए रचना में अंतर पाया जाता है, ठीक है ना। और देखने की जो दृष्टि होती है विषय को, वो भी अलग अलग होती है। तो एक रचना में अंतर क्यों पाया जाता है? तो पहली बात इसमें हो जाती है कि रचना में अंतर के क्या कारण है। तो पहला होता है शैली, दूसरा हो जाता है लेखक, शैली लिखने का ढंग लेखक का, दूसरा लेखक के विचार, और तीसरा विषय को देखने के दृष्टिकोण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। प्रदूषण एक समस्या देख लीजिए, अब उसके लेखक का ढंग भी कई तरह से हो सकता है। उसे एक निबंध की तरह लिखा गया है, तथा तर्क देकर अपनी बात स्पष्ट की गई। कुछ लोग व्यंग की तरह भी लिख सकते हैं, तो निबंध भी हो सकता है, व्यंग भी हो सकता है। तो रचना के अगर प्रकार देख लेते हैं तो रचना के देखिए 3 प्रकार होते हैं। वर्णनात्मक लेखन होता है, और साथ ही साथ में आख्यान परक लेखन और तार्किक लेखन। और ये तीनों लेखन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन तीनों से क्वेश्चन 100% एक पूछे जाएंगे। तो वर्णनात्मक लेखन क्या होता है? वर्णनात्मक लेखन का होता है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, दृश्य का वर्णन करना। जब आप किसी चीज को देख करके उसका वर्णन करते हैं तो वो वर्णनात्मक होता है। तो कि देखा क्या आपने? या तो व्यक्ति को देखा होगा, स्थान को, वस्तु को, दृश्य को। इन चीज को देख के तो वर्णन करोगे ना, अदरवाइज क्या है दुनिया में वर्णन करने के लिए? यही 4 चीजें दुनिया में पाई जाती हैं। व्यक्ति होता है, स्थान होता है, जगह, प्लेस, और थिंक होती है, और विजुअल चीजें होती हैं। 3 चीजों को देख के करिए, ये हो गया। तो किसी व्यक्ति का वर्णन करते समय उसकी 4, अब मान लीजिए अब एक को ले लो व्यक्ति, अब आगे शायद वहां पे देखने को भी मिलेगा। व्यक्ति होता है तो व्यक्ति के बारे में क्या करेंगे आप? व्यक्ति के बारे में उसकी चाल ढाल, उम्र, लंबा गोरा, कद काठी, उसके व्यवहार के बारे में वर्णन किया जाता है। स्थान का वर्णन करेंगे तो वातावरण के बारे में देखेंगे, किस तरह का स्थान है, पर्वतीय, पठारी, मैदानी, किस तरह का है ना, या फिर वहां के भोजन माहौल के बारे में बात करेंगे। वस्तु जो होती है तो कोई भी हो गया, लाल, पीला, हरा, नीला, गुड़ा, कुछ भी हो गया, XYZ हो जाता है, तो ये हो जाता है। तो ये वर्णनात्मक लेखन हो जाता है। एक ये उदाहरण दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वर्णनात्मक लेखन में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेखन जब किया जाता है तो विशिष्ट शब्दावली यूज की जाती है, और अभिव्यक्तियों का, विचारों का, अभिव्यक्ति मतलब व्यक्त करना, कहना, इसका सहारा लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये उदाहरण दिया है वर्णनात्मक। थोड़ा सा देख लीजिए, वर्णनात्मक लेखन को समझाते हुए एक उदाहरण के माध्यम से समझाए, तो उदाहरण देख लीजिएगा ये। फिर आख्यान परक लेखन क्या होता है? आख्यान परक लेखन का मतलब होता है कि वास्तविकता या कल्पना का सहारा लेते हैं। मान लीजिए कोई घटना हो गई है, उस घटना के बारे में लेखन करना है, तो जो घटना हुई है वो रियल है, तो वास्तविकता है वो तो आप लिखोगे ही, लेकिन आप थोड़ा कल्पना में बढ़ा चढ़ा दो। तो जब भी कोई लेखक किसी घटना के बारे में लिखता है तो वास्तविकता कल्पना का सहारा लेते हुए लिखता है, तो वो आख्यान परक हो जाता है। लघु कथाएं वगैरह इसके अंतर्गत हो जाती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि जो घटना हुई है उसी क्रम में वर्णन करे, है ना, यानी इधर उधर का नहीं, जैसे जैसे घटनाएं चल रही है उसी क्रम में वर्णन करता जाए। और तार्किक लेखन, उदाहरण में लघु कथा हो जाएगा। ओके, फिर तार्किक लेखन क्या कहलाता है? तो किसी विषय का वर्णन करना है तो अपने तर्क से कर दीजिए, पाठक लेखक की बात को समझ जाएगा, लेखक अपना उद्देश्य करता है। तर्क वितर्क होता है। देखो तर्क वितर्क क्या होता है, इसमें कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपने लिया, लेखक ने ले लिया है, लेखक ने उसका वर्णन कर दिया, लिख दिया, और अपने तर्क से उस चीजों को लिखा। तर्क मतलब अपने दिमाग से, अपनी सोच से, ठीक है ना, कि ये सही हो सकता है, ऐसा ऐसा है। फिर पाठक जब उसको पढ़ता है तो लेखक की बात को समझ जाए। जैसे मैंने कहा कि प्रदूषण
कंफ्यूजन जो होता है उसको किस तरह से दूर किया जाए, तो यहाँ पे अपने अपने तर्क लोग दे देते हैं, अलग अलग उसको समस्या को सुलझा देते हैं कि ऐसे ऐसे इसको दूर किया जा सकता है। सभी की चीजें अलग अलग हो सकती है थिंकिंग। फिर लेखक अपना उद्देश्य भी रख देता है और विचार बिंदुओं से उसको समझा देता है, स्पष्ट कर देता है, तार्किक लेखन हो जाता है। और ये एग्जाम्पल दिया है। पूछ सकता है ना कि रचना के प्रकार को 100 उदाहरण समझाइए, रचना के प्रकार को 100 उदाहरण समझाइए, उदाहरण सहित। तो ये लिख के आपको एक एक उदाहरण दे दीजिएगा। जैसे आख्यान परक में लव कथाएं आ जाती है, अगर इसमें आप देखो तो कुछ तो बताया नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से व्यक्ति स्थान आता है, तो किसी एक चीज के बारे में कर दीजिए, लिख दीजिए। ठीक है, चलो। फिर रचना की तैयारी, रचना की कंपोजिशन कैसे की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि रचना की तैयारी कैसे की जाती है। तो देखो, रचना का लेखन की जब स्टार्टिंग की जाती है ना, तो सबसे कुछ चीजें होती है जिसके बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है ना। तो रचना की तैयारी करने से पहले कुछ चीजें होती है, किसके लिए लिखा जा रहा है, अगर हम लिख रहे हैं तो पढ़ने वाला कौन है, फिर अगर उसे पढ़ रहा तो प्रभावित कैसे किया जाए, ये कुछ चीजें होती है रचना की तैयारी के अंतर्गत। तो रचना की तैयारी में सबसे पहला होता है विषय क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर हम यहाँ पर कुछ रचना करने जा रहे हैं, कंपोजिशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो विषय क्या लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आवश्यकता होती है विषय को। चलो, विषय भी हमने कर लिया है ना, तो विषय चूज करते वक्त ये भी दिमाग में आता है ना कि हमने ये विषय तो ले लिया, तो क्या इसे पढ़ने वाले मिलेंगे। सपोज दैट मैं वीडियो बनाती हूँ, तो जब मैं क्लासेस लेती हूँ तो मेरा भी एक ही देखो यही एम होता है, मैं वही विषय सिलेक्टेड करती हूँ जिसके पाठक यानी देखने वाले व्यूअर्स ज्यादा होते हैं। ऐसा विषय लेने से कोई फायदा नहीं होता है जिसको देखने वाले ना मिले। मेरी मेहनत भी जा रही है 2-2.5 घंटे की, मैं क्लास भी ले रही हूँ, लोग देख भी नहीं रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ, हुआ कुछ नहीं हुआ। यही होता है देखो रचना करने में कि जो लेखक होता है हमेशा ये सोच के लेता है कि जो चीज हम लिख रहे हैं उसको पढ़ने वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा, पाठक होगा या नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जिस विषय को ले रहा है उसमें उसकी विशेषज्ञता होनी चाहिए, उसको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना, पूरी जानकारी पाठक वर्ग के साथ साथ विषय के क्षेत्र में भी उसको जानकारी। फिर पाठक वर्ग में भी बहुत सारे लोग होते हैं, शहरी है, ग्रामीण है, महिला है, हाँ शिक्षित है, अशिक्षित है, निरक्षर तो पढ़ ही नहीं सकता, कम शिक्षित, अशिक्षित भी नहीं पढ़ेगा, कम पढ़ा लिखा है, गांव वाला, इससे अमीर है ना, इस तरह की चीजें ली जाती, युवा है, वृद्धावस्था है, किस तरह के लोग, ये पाठक वर्ग होता है, पाठक वर्ग के अंतर्गत ही चीजें आती है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है, राइट। तो ये विषय हो जाता है। विषय को लेते वक्त किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है, तो ये है। फिर नेक्स्ट हो जाता है उसका विषय पर सीमा निर्धारण। ये रचना करते वक्त कुछ याद रखने योग्य चीजें होती है, रचना करने से पहले क्या क्या लेखक को सोचना पड़ता है। अब चलो, विषय तो चूज कर लिया, विषय का काम हो गया, ले लिया, कोई भी एक चीज पे लिखना है ना, तो रचना के लिए विषय का चुनाव तो कर लिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी विस्तार का, यानी कि उसको लिखने का कितना लिखा जाए, एरिया एक फिक्स होता है। सपोज दैट अगर मान लीजिए वो बुक लिख रहा है, कुछ चीज लिख रहा है, तो कुछ वर्ड में लिखा जाए, 50-60 शब्द लाइन में लिखा जाए, या 2-3 पेज में लिखा जाए, या 10-15 पेज में लिखा जाए, तो कितना बड़ा होना चाहिए वो रचना जो की जा रही है। कविता लिखी जा रही है तो कितनी बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो एक तरह से अनुभव और तथ्य के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपके पास उस विषय से कंटेंट ज्यादा है, सामग्री ज्यादा है, तो हो सकता है वो रचना बहुत बड़ी हो सकती है। या फिर एक तरह से अगर आपके पास कंटेंट ज्यादा नहीं है तो रचना कम हो जाएगी, आपके पास अनुभव ज्यादा है तो विस्तृत हो सकती है वो, है ना, उसको आप कम कर ही नहीं सकते हो। तो यही होता है। तो किसी भी विषय विशेष की चर्चा करने के बजाय समान चर्चा करने लगते हैं। तो रचना में इंपॉर्टेंट ये भी है कि जिस टॉपिक को लेकर के, जिस विषय को लेकर के आप रचना कर रहे हो वही लेकर के आगे बढ़ते जाओ, दूसरी चीजें बीच में मत डाल देना। तो चित्रों द्वारा भी कहीं कहीं पे आप उसको समझा सकते हो। तो ये हो जाता है एक तरह से विषय का सीमा निर्धारण करना। जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ है, टेलीविजन पर रचना करना चाहते हैं, लिख रहे हैं, तो टेलीविजन के हर पहलू को शामिल करना होगा। कैसे टेलीविजन पहले आया, किस तरह का होता है, फिर उसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके प्रकार क्या है, लाभ हानि सभी प्रभाव किन किन चीजों को प्रभावित करते हैं, सभी चीजों को लेकर के कर दीजिए। तो ये विषय की सीमा निर्धारित हो जाती है। जब विषय की सीमा निर्धारित हो जाती है तो अनुच्छेद में विषय की चर्चा की जाती है, यानी लिखना शुरू कर दिया जाता है। फिर विषय से संबंधित सामग्री एकत्रित करना, ये वही है जो मैंने आपको विषय में बताया था। विषय कर लिया, फिर सीमा निर्धारण भी तय कर लिया कि मुझे इतने में करना है, इतने में लिखना है, कितना फैलाव, कितना विस्तार देना है। तो अब एक तरह से इसको सामग्री लेकर के आनी है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें लिखनी है। नई भाषा शैली का निर्माण करना, पुराने परिपाटी में लिखना है या कुछ नया
क्रिएटिव करना है ना, सृजनात्मक लिखना है, तो नई भाषा शैली का निर्माण करना है, तो इन चीजों को जनरली देखा जाता है। सूचना और तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, विषय से संबंधित सीमा निर्धारण जो होती है उसके समक्ष, तो कौन कौन सी रचनाएं तथ्य रचना में समाहित होते हैं, तो एक तरह से ये हो गया, सॉरी हाँ, सीमा का निर्धारण करते हैं, लिखते हैं, तो ये हो गया विशेष संबंध सामग्री एकत्र करना। इसके लिए बहुत होता है, जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, बातचीत भी करनी पड़ती होती है, बहुत जगहों में जाना होता है, वहां से सूचना और तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है, तो ये हो जाता है। चिंतन मनन करना होता है, नए नए दृष्टिकोण, नए नए उपाय लाने होती है, रचना में नवीनता होनी चाहिए। आप एक ही शैली में एक ही परिपाटी में लिखेंगे तो पढ़ने वाला पाठक भी बोर हो जाएगा, तो ये सभी चीजें आ जाती है, तो ये हो जाता है सीमा निर्धारण के अंतर्गत। लीजिए, तीन चीजें हैं, राइट, तो रूपरेखा हो गई है। रचना तैयार करने के पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, रचना की रूपरेखा क्या है, तो आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे दे दिया है प्रदूषण का समाधान, अब इस पर रचना करने के लिए, तो ये हो गया, तो विषय की रूपरेखा बनानी होगी, ठीक है, ये हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट ले लेते हैं ध्यान देने योग्य बातें। अभी तो रूपरेखा बनाई, रचना कंपोजिशन करते समय क्या क्या करना पड़ता है ना, किस तरह से रचना का निर्माण होता है। अब मान लीजिए आप रचना करने जा रहे हो, आपने तो सब कुछ सामग्री इकट्ठा कर ली, विषय का निर्धारण कर लिया, सामग्री इकट्ठा कर ली, सब कुछ कर लिया। अब रचना करने जा रहे हो आप, तो अब आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर किन किन चीजों का क्या अलग से दिया है। तो सबसे पहले देखो किन चीजों को ध्यान रखने में यहाँ पे दे दिया, रचना का आरंभ, तो हम साथ में आपको बता दें, है ना। जैसे शीर्षक पूरी रचना के विषय को एक तरह से व्यक्त कर देता है। शीर्षक से हमें पता चल जाता है कि जो अंदर लिखा हुआ है क्या चीजें हो सकती है, लेखक अपना विचार जो इसके अंदर किस तरह से व्यक्त कर सकता है। तो रचना के प्रत्येक अनुच्छेद में एक नया विचार प्रकट हो जाता है। बिंदु है, ये कुछ बिंदु हैं रचना के विषय के बारे में, तो विचार एक तरह से दिख जाता है। अनुच्छेद शीर्षक से पता चल जाता है कि अंदर क्या हो सकता है। फिर अनुच्छेद उतना ही बड़ा हो जितने में उस रचना के शीर्षक से संबंध किसी तथ्य सूचना के लिए जरूरी है। तो इसे आप छोड़ दीजिए, मैं बताती हूँ। देने योग्य बात है, रचना लिखते समय किन किन बातों को ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले रचना का प्रारंभ होता है, प्रस्तावना से शुरू होता है। जैसे मैंने कहा निबंध के लिए भूमिका बांधना होता है। अब इसको ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हो। जैसे एक तरह से निबंध लिखते हैं, सेम उसी तरह से लिखना होता है, क्योंकि प्रस्तावना ज्यादा बड़ी नहीं होती है, ना बहुत छोटी एक दो लाइन में खत्म होती है, ना ही बहुत बड़ी होती है। कम से कम इतना आप बताइए कि आप इस निबंध के अंदर की रचना के अंदर क्या क्या देना चाह रहे हो। शीर्षक होता है, ठीक है ना, फिर आप इसके अंदर क्या क्या बताना चाह रहे हो। प्रदूषण ले लिया, पर्यावरण ले लिया, पर्यावरण पे लिखना है। तो हम ये जो शीर्षक, ये जो निबंध है या रचना है पर्यावरण से संबंधित है, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचता है, फिर पर्यावरण को किन चीजों से बचाया जा सकता है, उसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है, ठीक है ना, ये सभी चीजें। फिर रात में कंक्लूजन लास्ट में हो जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर विषय का विस्तार हो जाता है प्रस्तावना के बाद जो आता है, क्योंकि प्रस्तावना के बाद जैसे मान लीजिए आपने रचना की, आप शुरू में आपने बता दिया, अब एक रचना का मतलब हो गया कोई कहानी नाटक की लिखना, कुछ भी करना, कविता लिखना हो गया, तो उसमें प्रस्तावना तो आएगा नहीं, लेकिन एक अनुच्छेद तो होता है ना कि आप इस बुक में ये पढ़ेंगे, ये आपको अंदर मिलेगा, तो वो पहला हो जाता है, फर्स्ट पेज हो जाता है, उसे आप प्रस्तावना की तरह समझ लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद विषय का विस्तार हो जाता है। विषय का विस्तार के जैसे अनुच्छेद हमने शुरू में दे दिया, प्रस्तावना दे दिया, विषय के बारे में जानकारी दे दी कि इस विषय में ये कंटेंट अवेलेबल है, ये पढ़ने को मिलेगा अंदर, तो जो पाठक होता है उसके मन में जिज्ञासा हो जाती है और आगे पढ़ने के लिए, है ना, एक तरह से कि भाई जब इतनी चीजें दी हुई हैं तो अंदर और अच्छा होगा। तो यहाँ पर रचना का विषय का विस्तार करना होता है। तो रचना के विषय के विस्तार में हम ऊपर भी देख चुके हैं, शैली, भाषा वगैरह, लिखने के ढंग वगैरह को इसके अंतर्गत लिया जाता है, ठीक है। उदाहरण वगैरह, चित्र वगैरह के माध्यम से भी उसका विस्तार किया जा सकता है, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर नेक्स्ट हो जाता है रचना का अंत हो जाता है। तो रचना का अंत यानी कि फिनिश्ड, एक तरह से आप कह लीजिए कि पूरा आपने लिख लिया, विस्तार कर दिया, पूरे जो सब्जेक्ट लिया है, जो सामग्री इकट्ठा की, सब कुछ आपने लिख दिया है ना। अब बाद में आप क्या करोगे, एक तरह से विस्तार से चर्चा कर चुके हो, अब रचना यहाँ पे फिनिश्ड होने वाली है। तो समापन ऐसे नहीं होता है कि आपने लास्ट में लिख दिया, जैसे मैंने कहा पर्यावरण है तो हमने लिख दिया कि हाँ पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, फिर फिनिश्ड ऐसा नहीं है। एक संक्षिप्तता दी जाती है, कंक्लूजन दिया जाता है, निष्कर्ष दिया जाता है, यानी इसको सारांश कहा जाता है, ठीक है ना, अनुच्छेद कहा जाता है, वो रखना जरूरी होता है ना।
तो प्रथम अनुच्छेद में विषय को हमने रखा, प्रस्तावना लिया, वहां से शुरू किया, फिर बीच में हमने उसको विस्तार दे दिया, वो अनुच्छेद विस्तार अनुच्छेद हो गया। अब यहाँ पे निष्कर्ष अनुच्छेद हो जाता है, जिसमें हम कुछ बिंदु लेते हैं, उठाते हैं और बता देते हैं किसके अंतर्गत ये चीजों को हमने लिया है, इन चीजों को हमने पढ़ा और जाना है। तो ये हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, रचना का निर्माण आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि एक रचना करने के लिए आपको दे दे, ठीक है ना। चलो भाई अंकुर भाई, अरे कोई लड़की चाहे तो गर्लफ्रेंड बन सकती है, मैं मना नहीं करूंगा, तो एक काम करो ना, आप गर्लफ्रेंड ही बना लो, मैं आपको ब्लॉक करती हूँ। चलो सॉरी बोलना चाहूंगी, ओके चलिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तू मेरा गर्लफ्रेंड मैं तेरी बॉयफ्रेंड, गुड। तो मुझे नहीं लगता है कि पास हो पाओगे आप। एग्जाम देने के बाद जरूर आके मुझे बता दीजिएगा पेपर कैसा गया है। देखो रचना में विषय का विस्तार किन किन तरीकों से किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी एक पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। जो विषय का विस्तार अभी बताया सेकंड वाले में, ये है, ये सेकंड वाला विषय का विस्तार, ठीक है ना, इसको आपको लिखना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया रचना का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुनर्रचना संक्षेपण भाव पल्लवन, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो भाव पल्लवन के लिए दे सकता है आपको, कोई भी 2 लाइन दे सकता है, बोलेगा इसका भाव पल्लवन कीजिए, ऐसा यहाँ पे कर सकता है, ठीक है ना, राइट। ओके अब देखो क्या है ये हमारा, हाँ पुनर्रचना संक्षेपण है पलन। पुनर्रचना क्या कहलाती है? पुनर्लेखन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी लेख है, कोई भी रचना है, तो पढ़कर या भाषण को सुनकर उसका विवरण प्रस्तुत करना होता है, ठीक है ना। तो एक प्रकार से पुनर्रचना पुनर्लेखन जो है महत्वपूर्ण होता है। सपोज दैट मान लीजिए कोई भाषण देना होता है, कुछ भी पढ़ना होता है, तो उसका विवरण देना होता है। जनरली पुनर्लेखन का मतलब होता है पुनः लिखना, एक बार अगर इसको देखा जाए, है ना, कि पुनर्लिखना होता है। तो मान लीजिए एक तरह से नोट्स वगैरह जो होते हैं, ऑफिस वगैरह में काम वगैरह होते हैं, रिपोर्ट वगैरह दी जाती है, तो पूरी इंफॉर्मेशन होती है। आप लोग भी एग्जाम वगैरह के लिए एक तरह से कुछ बिंदुओं को लिखते हुए चलते हो ना, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उनको लिखते हुए चलते हो, तो ये लेखन के आधार होते हैं। नोट्स लिखने की प्रक्रिया कहला जाती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु फैक्ट तथ्य होते हैं जिनको हम कहीं पे नोट्स कर लेते हैं, लिख देते हैं। तो नोट्स जो होते हैं कई प्रकार के पुनर्लेखन का आधार बन जाते हैं। तो पुनर्लेखन का मतलब वही होता है पुनः लिखना, पुनः रचना करना। तो जैसे मान लिया कि अब मैं इसको पढ़ा रही हूँ और मैं एक बार पढ़ा ही रही हूँ, और आप इसको क्या करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट्स लिखते लिखते जाओ, तो वो पुनः लेखन। बुक ऑलरेडी अवेलेबल है, अब आप उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल रहे हो, कुछ फैक्ट कुछ बिंदु निकाल रहे हो और उसको लिखते हुए जा रहे हो, तो वो पुनः लेखन या फिर नोट्स कहलाता है। नोट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। चलो सबसे पहले नोट्स लेखन देख ले। नोट्स लेखन वही है पुनर्रचना पुनर्लेखन में, जैसे सार लेखन, रिपोर्ट लेखन होता है ना, इसके आधार पर। तो नोट्स वही होता है किसी भी लेख या भाषा समाचार पत्र के माध्यम से महत्वपूर्ण बिंदुओं को निकाल लेना, या आप अपने एग्जाम का एग्जाम्पल दे सकते हो कि आप लोग स्टूडेंट हो, तो आप लोग भी पढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखते हो, ठीक है। तो नोट्स कहला जाता है, अलग से लिखना। तो नोट्स होता है लिखित और मौखिक दोनों सामग्रियों पे हो जाता है ना। लिख के भी रख सकते हैं, कभी कभी क्या होता है उसको भाषण वगैरह जैसे होता है, तो क्या होता है उसको भी एक नोट्स के रूप में लिया जाता है, लिखा जाता है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को ले लिया जाता है। तो एक तरह से उसमें अंतर, तो लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है। लिखित सामग्री के जो नोट्स होते हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है लिखने के लिए, सामग्री लेने के लिए। आप नोट्स लिख रहे हो तो बुक वगैरह की, शब्दकोश वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। परीक्षा नोट्स की तैयारी कर रहे हैं, शोध में पीएचडी कर रहे हैं, डिसर्टेशन कुछ भी लिख रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है किसी भी चीज को लिखने के लिए। और मौखिक भाषा के आधार पर देखा जाए तो एक तरह की तैयारी सिर्फ होती है भाषण वगैरह के लिए। तो नोट्स भी 2 प्रकार के हो गए, एक ऐसा लिखित हो गया जो जनरली एग्जाम वगैरह के लिए, ऑफिस वगैरह में यूज होता है, और एक मौखिक हो जाता है जो भाषण वगैरह देखने के लिए, व्याख्यान, लेक्चर वगैरह देने के लिए यूज में होता है। जैसे
सपोज डेट मैं कहूं कि मेरा व्याख्यान और भाषण में नोट्स आ जाएगा कि ये बुक है, अब इसमें से मैंने छांट लिए क्वेश्चन कौन इंपॉर्टेंट है आपको मैं बता रही हूँ। तो एक तरह से नोट्स का ही काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो नोट्स लेते समय किसी भी भाषण व्याख्यान के लिए जब नोट्स लिया जाता है तो लेखक की वक्ता यानी कहने वाले की गति के हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे जैसे वो बोलता है वैसे वैसे वो आगे बढ़ता जाता है। तो लिखित या मौखिक माध्यम से नोट्स लेते समय प्रत्येक वाक्य शब्द को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, जरूरी नहीं है, सिर्फ उन्हें जानना और पहचानना जरूरी होता है। तो ये हो जाता है, तो जो भाषण ही हो गया आपका और कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो हो गया नोट्स। आप बिल्कुल 100% आपके लिए पूछेगा ये नोट्स लेखन क्या है, ऐसे टिप्पणी में दे सकता है नोट्स लेखन क्या होते हैं। तो प्रत्येक लेख यानी नोट्स लेखन या भाषण के 3 भाग होते हैं, प्रस्तावना होती है, फिर मुख्य भाग और निष्कर्ष हो जाता है। इससे रचना की तरह ही होता है। और जो वक्ता होता है वो भाषण यानी कि जब व्याख्यान देना होता है, कॉलेज वगैरह में प्रोफेसर लोग होते हैं, टीचर लोग होते हैं, क्या करते हैं तैयार करके आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चीज को टॉपिक को पढ़ाएंगे और आते ही बोर्ड पर सीधे लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। तो बिंद को लिखते हैं वो, तो उसको नोट्स लेखन में ही शामिल किया जाता है। ये हो जाता है नोट्स लेखन आपका। नोट्स लेखन के बिंदुओं को समझाइए ना, ये करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो परेशान मत हो जाइएगा। नोट्स लेखन तो हो गया। अब आप कुछ यहाँ पे दिया भी है, एग्जाम्पल भी दिए हुए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सार लेखन क्या कहलाता है? सार लेखन मतलब संक्षिप्तता होती है। सार लेखन में संक्षेप पर सार में लिखना। आपने पूरी बुक पढ़ ली और उसको एक संक्षिप्त में 15 पेज की बुक है, उसको संक्षिप्त में आपने 20 लाइन में खत्म कर दिया, तो ये सार लेखन कहलाता है। तो किसी वस्तु या पाठ के मूल भावों को संक्षिप्त रूप में कहना सार लेखन कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। संक्षेप में कह देना, शॉर्ट में कह देना, ठीक है ना। लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट इसमें होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप उसको संक्षिप्तता में सार में करते हो तो उसके मूल जो भाव होते हैं ना उसमें अंतर नहीं आना चाहिए। जो वो कहा गया है मेन चीज वही आपके सार में भी निकलने चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है। और सार लेखन का प्रयोग शिक्षा में, कार्यालय, वाणिज्य विधि, सभी पत्रकारिता वगैरह में भी किया जाता है। तो सार लेखन, किसी पाठ का सार लेखन करने से पूर्व 2-3 बार उसको पढ़ना चाहिए, संक्षिप्त करने। क्यों? क्योंकि मूल या केंद्रीय भाव को समझना होता है, उसको अलग नहीं होना चाहिए। फिर उनको भावों को रेखांकित कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। फिर क्या होता है, जो रेखांकित किए गए भाव होते हैं उनको शब्दों में लिख लीजिए। और जब आप दूसरे शब्दों में लिखेंगे तो उसको नोट्स हो जाएगा, वो नोट्स ले लीजिए, बना लीजिए। फिर सार लेखन के बाद पाठ का शीर्षक दे दीजिए, राइट। तो ये सार लेखन हो जाता है। सार लेखन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारे सार लेखन होते हैं, टिप्पणी नहीं आएंगे ये लिखने के लिए 6-10 नंबर के नीचे में, 6 नंबर 5 नंबर इस तरह में। प्रभावपूर्ण सार लेखन, तारीख वार, क्रमिक वार सार लेखन, तालिकाबद्ध सार लेखन, जनरली आलेख, पालेख, भाषण, बैठक, कार्यवृत्ति वगैरह में सार लेखन जनरली किए जाते हैं। चलिए ये देखिए, उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर सार लेखन किस प्रकार किया जाता है। कंप्यूटर का विकास है, शीर्षक दे दिया। एक सार लेखन लिखिए, मान लीजिए एक साल लेखन लिखिए, एक साल लेखन तैयार कीजिए, लिखिए। तो विषय दे देगा कंप्यूटर का विकास, पर्यावरण या प्रदूषण, विद्यार्थी एक जीवन, शीर्षक दे दिया, बोलेगा इसमें साल लेखन लिखिए। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो लिखिए। फिर तो जो भी शीर्षक देगा उससे संबंधित लिखिए। ये हो गया यहाँ पे कंप्यूटर का विकास आधुनिक शताब्दी की प्रमुख घटना है। कंप्यूटर विकास को 5 पीढ़ियों में उसी तरह से लिखना है, संक्षिप्त में। साल लेखन का मतलब, जैसे देखो आप प्रस्तावना में क्या लिखोगे तो आप लिख दो जैसे प्रदूषण सबसे प्रेजेंट टाइम में पूरी वैश्विक समस्या के रूप में इसको देखा जाता है ना। फिर प्रदूषण को इतने भागों में बांटा गया है, इतने तरह के प्रदूषण होते हैं, फिर इसको कैसे रोका जा सकता है, शॉर्ट में इतने में लिख देना, ये सार लेखन कहलाता है। आ सकता है लिखने के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्या है, रिपोर्ट लेखन क्या कहलाता है। रिपोर्ट लेखन का मतलब वही होता है, एक तरह से पुनर्लेखन की तरह होता है। इसे प्रतिवेदन भी कहा जाता है ना। किसी कार्य, घटना, लेखा जोखा को प्रस्तुत करना। आप एक तरह से कह लीजिए कि आप ऑफिस में गए हो और ऑफिस में आपने क्या काम किया है, या तो कोई मीटिंग वगैरह होती है, मीटिंग वगैरह की भी रिपोर्ट जो होती है लिखी जाती है, लिखी है ना। तो कोई घटना, समारोह, उद्घाटन, जुलूस वगैरह में भी जो होते हैं रिपोर्ट लिखे जाते हैं। मान लीजिए आप क्या कुछ ऐसा फंक्शन कार्यक्रम हुआ तो उसके बारे में भी रिपोर्ट हो सकती है। कोई सेलिब्रिटी जाते हैं, उनका कोई फंक्शन होता है तो पत्रकार लोग वहां पर जाते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी लेते हैं और फिर उसको रिपोर्ट बना करके हम लोग तक पहुंचा देते हैं। तो रिपोर्ट लेखन जो होता है जनरली वो सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में होता है, और सरकारी कार्यालयों के काम को निपटाने के लिए, चाहे वो साप्ताहिक होता है ना, सप्ताह का टारगेट दे दिया जाता है। खासतौर पे
प्राइवेट वाले सेक्टर में कि एक हफ्ते के अंदर या इतने दिन के अंदर ये काम निपटाना है, खत्म करो, फिर मुझे रिपोर्ट दो, ये होता है। तो साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक भी हो सकते हैं और पूरा विवरण उसमें दिया जाता है। कुछ सुझाव भी दे दिए जाते हैं, तो रिपोर्ट कहला जाता है। प्रतिवेदन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है 10 से 15 नंबर का हो सकता है, ठीक है। तो रिपोर्ट लेखन और प्रतिवेदन हो जाता है। प्रतिवेदन की श्रेणी यानी कि किसी मंत्रालय, कार्यालय में वार्षिक विवरण के रूप में भी हो सकता है, किसी कंपनी के संचालक, निदेशक मंडल का भी प्रतिवेदन हो सकता है। तो प्रतिवेदन के चरण देख लो कौन कौन से होते हैं। प्रतिवेदन में वो होता क्या है, वही होता है जो काम होता है, पूरी योजना बना करके काम किया जाता है, ठीक है। प्रतिवेदन में कोई विषय होता है, विषय का विश्लेषण किया जाता है, तथ्य उसमें रखे जाते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें होती हैं। रिपोर्ट में यही तो होता है ना, कभी कभी उससे संबंध फाइलें, जो आदेश होते हैं, उनकी सूचनाएं इकट्ठा कर ली जाती हैं, फिर उनको एक तरह से वर्गीकरण, सरलीकरण किया जाता है। मसौदा भी तैयार किया जाता है। मसौदा जो होता है एक तरह से आयोग समिति के अध्यक्ष के रूप में होता है, उनके लिए जनरली होता है विचार विमर्श। किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के एक समिति बिठा दी जाती है और कह दिया जाता है किसके बारे में एक मसौदा तैयार कीजिए, तो फिर उस समिति में जितने लोग होते हैं विचार विमर्श करते हैं, कुछ संशोधन भी करने पड़ते हैं, तो मसौदा हो जाता है, ठीक है। चलिए, प्रतिवेदन एक तरह से पूर्ण होता है, स्पष्ट होता है, संक्षिप्त होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लंबा नहीं होता है। महत्वपूर्ण विशेषता भी आप देख लो यहाँ पे, प्रतिवेदन की विशेषताएं, रिपोर्ट की विशेषताएं पूछ ले। सबसे पहली बात होता है पूर्ण होता है, दूसरा होता है स्पष्ट होता है, कोई भी चीज छुपी नहीं होनी चाहिए, तीसरी संक्षिप्तता होता है, शॉर्ट में होता है, और चौथा महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में दिया जाता है। पांचवा, तथ्यों को क्रमबद्ध और तर्क संगत रूप से दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर आंकड़े एवं तालिकाओं का भी प्रयोग किया जाता है। ये प्रतिवेदन रिपोर्ट की विशेषता है, मैंने आपको निकाल के बता दी है। क्लियर। चलिए, फिर क्या हुआ, प्रतिवेदन जब हो गया तो समिति और आयोग के अध्यक्ष के सामने उनके हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। तो ध्यान रखने की बातें ही है। प्रतिवेदन के आरंभ में शीर्षक होना चाहिए, फिर प्रतिवेदन काफी बड़ा हो तो उसको बांट देना चाहिए, अध्यायों में, लेशन में बांट देना चाहिए। फिर प्रतिवेदन का संबंध किसी विषय के खोज से, शोध से जुड़ा हो तो उसके लिए जो भी संदर्भ सामग्री चाहिए उसकी सूची अंत में दे देनी, इंफॉर्मेशन सूची के अंत में देनी चाहिए। और यदि काफी बड़ा हो जाता है प्रतिवेदन तो सारांश भी वहां पे दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन 2 ही बनेगा, प्रतिवेदन क्या है समझाइए, या प्रतिवेदन लिखते वक्त किन बातों का ध्यान में रखा जाता है, किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, तो इन बातों को रखा जाता है। प्रतिवेदन की विशेषताएं मैंने आपको बता दिया। चलिए, भाव पल्लवन वेरी इंपॉर्टेंट है तो सभी देखो। अब वैसे कभी कभी इस बार का हमने पेपर देखे पैटर्न बहुत बदले हैं। कैसे पैटर्न बदले हैं? पैटर्न ऐसा बदला है कि अब आजकल क्या करता है, कभी कभी सेक्शन दे देता है, कभी कभी सेक्शन नहीं देता है। और सेक्शन देगा तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन दे दिया, फिर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेगा, ए बी सी एक आखा गागा दे दिया, उसमें से 2 कर लीजिए, फिर बी दे देगा, फिर बी वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन तो दिए दिया, उसमें ए बी सी डी करके दे देता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ा ज्यादा बन जाती है कि क्वेश्चन के आने के, क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो पास होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है जब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाव पल्लवन क्या कहता है? भाव पल्लवन का मतलब होता है एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोई एक चीज है गठित असंक्षिप्त होती है, उसको विस्तार से बताना, छोटी सूक्ष्म चीज को विस्तारित करना, ठीक है ना। कोई महान लेखक होता है, कोई भी होता है, एक सूक्त के रूप में, एक लाइन के रूप में वो बात कह के चला जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, विस्तारित किया जाता है, क्योंकि उस चीज को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो विस्तार करने को, भाव को, है ना, ऐसे भाव को विस्तार से समझाने को ही क्या कहते हैं, भाव पल्लवन कहते हैं। सुसंगठित भावों को स्पष्ट करने और समझाने के लिए व्याख्या करने की आवश्यकता होती है, और यही व्याख्या विस्तार कहलाता है, और यही कहलाता है भाव पल्लवन। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाव पल्लवन, ठीक है ना। और हो सकता है कि एक दे दे आपको 1 या 2 लाइन बोले भाव पल्लवन कीजिए, ये भी इसमें हो सकता है। जैसे मैंने कहा एक सार लेखन दे सकता है, भाव पल्लवन भी दे सकता है। तो देखो, हिंदी में अनेक सूक्तियां और कहावतें होती हैं,
जिनका अर्थ हमें समझ में आता नहीं है, तो क्या करना होता है, उस अर्थ को समझना होता है, विस्तार करना होता है, लंबा लिखना पड़ता है। यही भाव पल्लवन कहलाता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो पल्लवन के नियम देख लीजिए, क्योंकि भाव पल्लवन पूछेगा, भाव पल्लवन क्या है, और 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन देगा, तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले जो सूक्त दी है, जो भी दिया हुआ है ना, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, फिर उसको आपके उसके बारे में सोचना होगा, तभी उसके भाव आपके समझ में आएंगे। फिर दूसरा जो मूल भाव होता है, वहां पर कुछ गौर भाव भी दिए होते हैं, यानी कि एक तरह से जो छुपे हुए रूप में होते हैं, मेन के अलावा साथ में होते हैं, दिखते हैं, लेकिन हम उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। तो गौर के मूल के साथ में गौर भाव भी होते हैं, उनको अलग करके लिख लीजिए। फिर जो मूल भाव होते हैं, केंद्रीय भाव जो होते हैं, उनको विस्तार करने की आवश्यकता होती है, तो विस्तार करिए, उदाहरण भी दे सकते हैं। फिर भाव पल्लवन की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाव पल्लवन कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन यही है, या नियम है कैसे किया जाता है। फिर जो बिना मतलब के अनावश्यक बातें उनको हटा दीजिए वहां से। फिर जो केंद्रीय भाव मूल भाव होता है ना, तो आलोचना उसकी करो, ना ही अपनी ओर से कोई उसमें टिप्पणी आप करो, जो है एज इट इज ऐसे विस्तार कर दो। और पल्लवन लिखने के बाद 1-2 बार पढ़ लेना जरूरी होता है, कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई। तो ये है आपका भाव पल्लवन। जैसे एक लाइन दे दिया, हिंसा बुरी चीज है पर दास्ता उससे भी बुरी है, पढ़ लीजिएगा, हो सकता है यही दे दे, हिंसा बुरी चीज है पर दास्ता उससे भी बुरी, भाव पल्लवन कीजिए। या कोई कविता दे देगा 2 लाइन की छोटी सी, है ना, और बात और बोल देगा इसका भाव पल्लवन कीजिए। ये देखिए, जहां सुमति तय संपत्ति नाना, जहां कुमति तय विपत निदाना। लीजिए, ये दे सकता है, पॉसिबिलिटीज की ज्यादा बनती है, तो इसका उत्तर दिया हुआ है, अंत में तो इसको हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट होता है भाव पल्लवन क्या है, या फिर आपको दे सकता है भाव पल्लवन करने के लिए। ये देखिए दिया है, ये जहां सुमत तय संपत्ति नाना, जहां कुमत तय विपत निदाना। कहने का मतलब है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी विवेकशील है जो वर्तमान में नहीं सोचता, भविष्य के बारे में विचार करता, भविष्य के बारे में सोचता है। उचित अनुचित का ज्ञान कराने वाली बुद्धि उसके पास होती, सही गलत की पहचान करने वाली। बुद्धि के 2 पक्ष होते हैं, शुभबुद्धि और दुर्बुद्धि होती है। शुभबुद्धि का मतलब होता है सही काम करना, है ना, और कुमति दुर्बुद्धि होता है, दुर्बुद्धि का मतलब होता है गलत। तो मनुष्य जब सुमति में रहता है तो अच्छे काम करता है, अच्छे विवेक का प्रयोग करता है, जब दुर्बुद्धि में होता है तो बुरे विवेक का प्रयोग करता है। तो सुमत से हटकर कुमत का काम में आ जाता है, कठिनाइयां विपत्तियों का सामना करता है। ये है, कुमत से लोगों में अहंकार घमंड आ जाता है, क्रोध आ जाता है, और आगे चल के व्यक्ति जो होता है कठिनाइयों में फंस जाता है। और दूसरी ओर जब वो सुमति बुद्धि का उपयोग करता है, शुभ बुद्धि का उपयोग करता है, तो विनम्रता आचरण करता है, बड़ों का आदर करता है। ये है आपके लिए, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। ये गोस्वामी तुलसीदास का है। भाव पल्लवन एक आपके लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। चलो, वर्णात्मक लेखन। वर्णात्मक लेखन क्या कहलाता है, जैसे ऊपर भी देख लिए थे, वर्णात्मक लेखन जब हम किसी भी व्यक्ति का वर्णन करते हैं, 1 सेकंड, हाँ, वर्णात्मक लेखन, जैसे हम किसी व्यक्ति का वर्णन करते हैं तो हम उसके बारे में क्या देखेंगे, उसका रंग, आकार, आयु, वेट, यही सब चीजें देखेंगे ना, राइट। और इसी तरह से उसके व्यक्तित्व का साथ साथ में क्या देखेंगे, उसकी योग्यता क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, वो कार्य कहाँ करता है, ये सब चीज हम देखते हैं ना, ये होता है। तो ये हो जाता है एक तरह से वर्णात्मक, वर्णन करना किसी भी चीज का, व्यक्ति का हो गया, स्थान का हो गया तो कहाँ पे, भौगोलिक क्षेत्र को देखते हैं, कितने एरिया में फैला हुआ है, किस जगह पे, क्लाइमेट कैसा, जलवायु कैसा है, ठंडा है, गर्म है, क्या चीज है, ये सब चीज देखते हैं। स्थान के बारे में, साफ है, स्वस्थ है या नहीं है, बीमारी तो नहीं फैलती, वहां पे जाने से हम बीमार तो नहीं हो जाएंगे, सभी चीजें स्वास्थ्य के उसके स्थान के बारे में देखते हैं। तो व्यक्ति विवरण के साथ साथ देखो, व्यक्ति विवरण से जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पुलिस और चोर का दिया है। चोर चोरी करके भागता, तुम्हारे सामने क्या आता है, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे तो चोर का हुलिया बताना पड़ता है। तो क्या हुलिया आप बताओगे, पुलिस यही पूछेगी ना कि व्यक्ति कैसा था, तो आप वहां पे विवरण उसका दोगे व्यक्ति का, ये वर्णात्मक हो जाता। वर्णन करिए, लंबा था, छोटा था, गोरा था, काला था, कैसे कपड़े पहने था, ऐसा दिखता था, ऐसी मूंछ थी, ऐसी दाढ़ी थी। तो ये हो जाता है किसी व्यक्ति का एक तरह से वर्णन करना। आवेदन पत्र भरते हैं, पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, वहां पे भी आप एक तरह से अपना वर्णन देते हैं, राइट, ओके। तो ये हो गया, तो व्यक्ति का ये वर्णन हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है, रमेश 70 वर्ष का, दुबला पतला लंबा लड़का, लोग उसे लंबू कहकर चिढ़ाते, उसका कद 6 फुट से अधिक है। तो क्या है, दुबला पतला लंबा लंबू 6 फुट, क्या है ये, चेहरा पीला, तो पीला हो गया, हाँ। तो क्या है, व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है, तो ये हो जाता है व्यक्ति वर्णन, ठीक है, क्लियर। चलिए
और भी यहाँ पे दिया है, क्यों इसलिए मैं बोले कि 100 उदाहरण दे सकता है। एक तो ये नहीं पूछेगा कि वर्णात्मक विवरण को समझाइए, वो आपसे व्यक्ति विवरण के बारे में 100 उदाहरण पूछ लेगा। एक उदाहरण दीजिए, लिखिए। स्थान, दृश्य, वस्तु का वर्णन, ये भी वही है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, है ना, कि किसी स्थान दृश्य संबंधित जो भी हम देखते हैं उसके बारे में हम वर्णन कर देते हैं। तो स्थान, दृश्य, वस्तु का वर्णन हो जाता है। किसी भी जगह पे आप घूमने गए हैं, वहां पे आप आते हैं, वहां पे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, है ना, वहां के बारे में आकर के फिर आप लिखते हैं, वर्णन करते हैं, तो ये हो जाता है व्यक्ति स्थान के बारे में। जैसे ये दिया है, देखो, अब व्यक्ति, स्थान, दृश्य का वर्णन। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्थान, दृश्य, वस्तु का वर्णन। तो स्थान, जैसे अब देखो, स्थान, दृश्य और वस्तु का वर्णन एक साथ में हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, जैसे ये दिया मेरे चाचा जी का, लाजपत नगर में एक छोटा सा मंजिला मकान है। वो मकान के पिछले 30 वर्षों में रह रहे हैं। गली में सभी मकान 2 या 3 मंजिले बने हुए हैं। इतने बैठक है, इतने का कमरा है, सुबह अच्छी धूप आती है ना, और सभी लोग वहां आना जाना पसंद करते हैं। अब उन्होंने कार ले ली है। मोहल्ले में शनिवार को बाजार लगता है, वहां पे मंदिर पास में है, केनरा बैंक भी है, सभी लोग प्रवचन सुनते हैं। पूरा ये हो गया। अब इसमें आप निकाल लो, स्थान क्या हो गया, लाजपत नगर स्थान हो गया। दृश्य क्या हो गया, वहां पे एक तरह से स्थान में और आप ले लो, लंबा फुट लंबा चौड़ा मकान है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, स्थान के रूप में आ जाता है। फिर दृश्य क्या हो जाता है, वहां पुराना सोफा है, वहां पे बाजार लगता है, वहां पे मंदिर है, केनरा बैंक है, देखने वाली चीजें हो जाती हैं, है ना, मोहल्ले में रविवार शनिवार को बाजार लगता है, तो दृश्य हो जाता है। फिर वस्तु क्या हो जाती है यहाँ पे, अब इसको वस्तु के रूप में, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए, गली, लाजपत नगर गली, शनि बाजार, घर, ड्राइंग रूम, बेडरूम, आंगन, बरामदा, स्थान हो गया। लंबा फुट चौड़ा, इतना जो कमरे के बारे में बताया गया है ना, ये सभी चीजें। अब देखो, गली में शनि बाजार लगता है, आंगन में सर्दियों में धूप आती है, बच्चों को घर के आना जाना रौनक रहता है, तो दृश्य हो गया, क्योंकि आप उसे देख सकते हो, दृश्य के रूप में है। फिर जब आया संतोष धन, जब सब ये एक तो सब व्यक्ति दी हुई है, तो इसको छोड़ दो आप, तो ये हो गया आपका स्थान, दृश्य और वस्तु का वर्णन, ये हो जाता है। मतलब वस्तु के रूप में यहाँ पे धन के रूप में दिखाया गया है। जब आए संतोष धन, शर धन दूर समान, है ना, तो ये एक संतोष अगर है आप में, तो सभी धन कितना भी आपके पास भरा पड़ा क्यों ना हो, अगर संतोष नहीं है तो वो भी कम है, अगर संतोष है आपके पास कुछ भी नहीं है तो सबसे बड़ा हो जाता है। तो एक तरह से स्थान हो गया। तो ये होता है वस्तु, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको अलग भी पूछ सकता है आपसे और एक साथ में भी आपसे पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ, ये लीजिए, किसी दृश्य घटना का वर्णन करते समय लोग वहां पे जो होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, जो लोग होते हैं, है ना, उसका वर्णन होता है। दृश्य घटना के वर्णन में अभी हमने स्थान का देखा था और उसका देख लिया था, क्या बोलते हैं, देखो भूल जाती हूँ पढ़ाते पढ़ाते, यही चीज होती है ना। स्थान, हाँ स्थान का देखा था। अब दृश्य और वस्तु का देख लीजिए, तो दृश्य क्या हो गया, तो स्थान था, दृश्य हो गया। लीजिए, मुझे पिताजी का पत्र मिला, माँ की बीमारी का पता चला, मैं तुरंत जबलपुर जाने का कार्यक्रम बनाया, स्टेशन दिल्ली स्टेशन गया, रेलवे स्टेशन मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर है, भीड़ भाड़ होता है, पहुंचने में टाइम लगता है, टिकट खरीदने में मैं टिकट घर गया, तो पूरा दृश्य है, बता रहा है। आप किसी एक मूवी के बारे में बताओ, है ना, किसी चीज के बारे में परिचर्चा कराओ, दिखाते हो, तो दृश्य के रूप में हो गया। तो एज एग्जाम्पल देख लीजिए, ये हो गया, खिड़की पर पहुंचा, 20 मिनट लग गए, फिर मैंने टिकट लिया, प्लेटफॉर्म पे गया, बहुत भीड़ थी, अनारक्षित डिब्बा पीछे था, पुली ने बताया, गाड़ी छूटने में 5 मिनट थे। तो एक पूरी तरह से दृश्य के रूप में दृश्य वर्णन कहला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एक देखो वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी तिथि और दशा का वर्णन। इस स्थिति और दशा क्या होती है, एक ही होती है, स्थिति और दशा एक ही है, ठीक है ना। मतलब उससे बोलते हैं कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मेरी दशा ठीक नहीं है, तो दोनों एक ही होता है। तब इसको देख लो क्या होता है। अब जैसे देख लीजिए, है ना, अभी हमने देखा ऊपर व्यक्ति, स्थान, घटना, दृश्य का वर्णन सीखा किस तरह से होता है। आप स्थिति और दशा को देख लीजिए, आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हो। आप जिस जगह पे रह रहे हो और आप जिस जगह जिस स्थान पे हो, तो वहां पर आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है सड़क अच्छी ना हो, उबड़ खाबड़ हो, तो आपको सामना करना पड़ रहा है, पानी की सुविधा ना हो, या फिर कह लीजिए स्वास्थ्य की सुविधा ना हो, है ना, या बारिश का मौसम है तो पानी भर गया होगा, सड़क में नहीं निकल रहा है, आने जाने में सुविधा हो रही है, तो एक ये भी प्रॉब्लम आपके लिए हो जाती है। तो ये जो असुविधाएं समस्याएं होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, स्थिति या दशा का वर्णन, वहां की स्थिति। जैसे मैंने कहा
आपके मोहल्ले में पानी भरा हुआ है सड़क पे, आप निकल नहीं पा रहे हो वहां से, बरसात का मौसम है, गंदगी भी हो रही है, तो आप क्या कहोगे? यहाँ की स्थिति या यहाँ की दशा बहुत खराब है। तो ये कहलाता है स्थिति या दशा का वर्णन। फिर आप इसके लिए क्या करोगे? भाई समस्या तो आपके पास है, तो आप क्या करोगे? प्रशासन का ध्यान खींचोगे, प्रशासन का ध्यान, स्थानीय प्रशासन का, तो क्या करोगे? उसको एक या तो लेटर लिखोगे या न्यूज पत्र वालों को बताओगे कि भैया मेरे यहाँ ऐसा ऐसा है, तो एक तरह से समाचार पत्र में संपादक के लिए लेटर लिख दोगे। तो ये यहाँ पे दिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने विभिन्न स्थानों पर कृषि भूमि का अधिग्रहण करके कही, तो ये कृषि भूमि को ले लिया और मैंने आपको बता दिया सड़क पे पानी बनने का, तो समस्याएं तो है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये कहलाता है एक तरह से अंदर स्थित दशा का मतलब होता है कोई घटना हो गई हो और उस घटना के अंदर क्या स्थिति है, क्या दशा है। घटना हुई कि बारिश हुई और पानी भर गया, पानी भरने के बाद वो निकल नहीं पा रहा है, सभी लोग फंस रहे हैं, कोई आ जा नहीं पा रहा है ना, एक तरह से, और बीमारियां उससे हो रही हैं क्योंकि वहां पे कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं। तो ये एक तरह से कंडीशन बुरी हो गई वहां पे, तो ये कहलाता है स्थिति या दशा का वर्णन। ठीक है ना। ये देखो गांव के अंदर की दशा और उसमें रहने वाले नारकी जीवन के बारे में, नरकी जीवन वही है। आपके मोहल्ले में पानी भर जाएगा तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? नरक जैसा हो जाएगा ना। ये होता है। अगर उदाहरण पूछते हैं तो जो बता रही हूं एग्जाम्पल में वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है। कार्य प्रणाली या प्रक्रिया का वर्णन इसमें एक दिया हुआ है क्वेश्चन, जैसे किसी यंत्र को कैसे स्थापित किया जाए, खाना कैसे बनाया जाए, यहाँ पर ऐसे कई अवसरों पर इसकी आवश्यकता पड़ती है कार्य प्रणाली या प्रक्रिया के लिए, है ना। जैसे पूर्णिमा कह रही सुगंधी तुम्हारी इडली तो बहुत स्वादिष्ट है, कैसे बनाती हो? वो कहती है इडली बनाना बहुत आसान है, जरा बताओ। तो वो कहती है एक तरह से मेथड होता है, किसी चीज को बनाने का मेथड क्या है। फिर प्रेशर कुकर लो, पानी डालो, इतनी सीटी लगा दो, फिर 200 ग्राम चावल से कितनी इडलियां बन जाएंगी? तो ऐसे 20 बन जाएंगी, है ना। आजकल मिक्स पाउडर भी आता है। तो क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है समझाने का, वर्णन करने का एक विशिष्ट तरीका होता है। तो कार्य प्रणाली या प्रक्रिया होता है किसी भी कार्य को करने के लिए एक तरीका और एक विधि होती है ना, विस्तृत विस्तार में। तो ये क्या कहलाती है? कार्य प्रणाली या प्रक्रिया कहला जाती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये लीजिए, चावल का आटा लो, पानी में भिगो दो, कुकर में पानी डालो, इस तरह से। तो ये हो जाता है कार्य प्रणाली, किसी भी काम को विस्तृत से विस्तार से करना। ओके चलिए, ये हो गया। आख्यान लेखन, आख्यान लेखन भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? शुरू में बता ही दिए थे आपको क्या आख्यान लेखन क्या कहलाता है। आख्यान लेखन और वैयक्तिक लेखन में अंतर पूछ सकता है, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आख्यान लेखन जो होता है एक तरह से यहाँ पे अगर आप देखो तो वैयक्तिक लेखन और आख्यान लेखन दोनों जो होते हैं ये लेखन कला से संबंधित होते हैं, लिखने के लिए यूज किए जाते हैं। मनुष्य जो होता है वैयक्तिक अपने बारे में लिखता है, अपनी कल्पना, अपने विचार के बारे में। तो यहाँ पे वैयक्तिक लेखन में जहाँ व्यक्ति परकता दिया जाता है, व्यक्ति को विशेष तौर पे स्थान दिया जाता है वैयक्तिक लेखन में, ठीक है ना। वहीं आख्यान परक लेखन में व्यक्ति परकता के साथ साथ वस्तुनिष्ठता को भी स्थान दिया जाता है। तो व्यक्ति परक लेखन, आख्यान परक लेखन में क्या अंतर है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे वैयक्तिक लेखन, व्यक्ति का मतलब होता है सेल्फ, खुद लिखना, तो सिर्फ व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है, व्यक्ति के जीवन के बारे में, उससे घटित घटनाओं के बारे में। तो व्यक्ति परकता पर ध्यान दिया जाता है, व्यक्ति विशेष पर आप कह सकते हो। और आख्यान परक में व्यक्ति परकता के साथ साथ वस्तुनिष्ठता पर भी ध्यान दिया जाता है। फिर दूसरा, आख्यान परक लेखन के में भावों और विचारों को लेखक चरित्र के माध्यम से व्यक्त करता है, यानी कि जो चरित्र होते हैं उनके माध्यम से आख्यान परक लेखन में भाव विचार को रखता है, बीच बीच में अपनी बात भी कहने लगता है, चरित्र को, कैरेक्टर को हटा करके। और जबकि वैयक्तिक लेखन में क्या होता है, वैयक्तिक लेखन में लेखक की अनुभूति और विचार चरित्रों के बीच में नहीं होती, सिर्फ वो अपने विचार को रखता जाता है, चरित्र नहीं होते। तो कहने का मतलब ये है, चलो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे तो 2-3 ही बताया है ना, ठीक है, अब मैं बाद में क्लियर करती हूँ, है ना। फिर आख्यान परक लेखन में चरित्रों के विकास और स्थितियों का वर्णन करता है, सच्चाई को दिखाता हुआ चलता है वो, है ना। जो भी सच्चाई हुई होती, जो भी घटना घटी हुई होती है वो यहाँ पे दिखाता है। एक तरह से पूरे व्यक्ति की भी हो सकती है, पूरे समाज की घटना हो सकती है। तो आख्यान में व्यक्ति और घटनाओं के साथ सामाजिक तत्व को भी दिखाया जाता है। और जबकि व्यक्तिपरक लेखन में ऐसा होना जरूरी नहीं है, सिर्फ व्यक्ति के बारे में भी दिखा सकता है, व्यक्ति के एक जीवन के बारे में, समाज को लेने की जरूरत ही नहीं होती।
होती है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में कि व्यक्तिक लेखन और आख्यान परक लेखन में क्या अंतर होता है या क्या समझते हैं, इससे क्वेश्चन आएगा। तो व्यक्तिक लेखन जो होता है व्यक्ति परकता, व्यक्ति विशेष पर बल देता है। आख्यान परक लेखन में व्यक्ति परकता के साथ साथ में वस्तुनिष्ठता का भी ध्यान दिया जाता है। दूसरी अंतर या विशेषता भी आप ले सकते हो इसमें। दूसरी विशेषता होता है कि आख्यान परक लेखन में जो लेखक होता है वो एक तरह से अपने भाव विचार के लिए चरित्र को रखता है, कैरेक्टर को रखता है, उनके माध्यम से कैरेक्टर को रख लिया और उनके माध्यम से अपने विचार को कहते हुए जाता है, ठीक है, और बीच बीच में खुद भी कहीं कहीं कहने लगता है। और जबकि व्यक्तिक लेखन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लेखक के विचार भाव होते हैं, कैरेक्टर होता ही नहीं है, चरित्र पात्र जिसको बोलते हैं ना, वो होते ही नहीं है। तो लेखक अपने स्मृति के याद के आधार पर घटनाओं का वर्णन करते हुए चला जाता है। फिर आख्यान परक लेखन में जो चरित्र होते हैं उनके विकास स्थिति का वर्णन तो करता ही है, लेकिन सच्चाई दिखाता है, सच्चाई को दिखाते हुए चलता है। सच्चाई व्यक्ति की भी हो सकती है, जो घटना उसके जीवन में घटती है, व्यक्ति विशेष की या फिर समाज की हो सकती है। जबकि व्यक्ति परक लेखन में सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष की घटना होती है, समाज को लेने की जरूरत नहीं होती है। खास तौर पे जीवन में पहले जो घटनाएं घट चुकी होती हैं, है ना, व्यक्ति से बहुत ज्यादा जो लिखने वाला है लेखक से उसका संबंध रहा होगा, तभी तो उसे याद रहेगा ना, तो उसके बारे में ये करता है। और इस प्रकार वैयक्तिक लेखन में जहाँ लेखक के निजी जीवन की अनुभूति प्रदान होती है, वहीं आख्यान निजी जीवन के साथ समाज जीवन को भी दिखाता है। तो पांचवी विशेषता, वैयक्तिक लेखन में लेखक की निजी जीवन की अनुभूति होती है और आख्यान में निजी जीवन के साथ साथ समाज भी चलता है। तो ये विशेषता हो गई, हो सकता है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अब आख्यान परक लेखन की विशेषता ले लेते हैं। तो पहली सरलता इसकी विशेषता होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, क्योंकि समाचार पत्र और पत्रिकाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो सरल होते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले पाठक होते हैं, पाठक की समझ में आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर जनरली भाषा को सरल रखी जाती है। तो पाठक ऐसे आख्यान को पढ़ने में समझने में दिमाग की कसरत, यानी कि एक तरह से ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत ना पड़े। जैसे ये दिया, सिंपल सरल भाषा में लिखा जाता है, तो सरलता। फिर प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली, आख्यान परक की विशेषताएं हैं ये लेखन की। प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली का मतलब क्या होता है, जो लेखक होता है इसके अंतर्गत पाठक से सीधे बातचीत करते हुए दिखाई देता है। वो इस तरह से लिखता है तो ऐसे लगता है जैसे उसके और पाठक के बीच में वार्तालाप चल रही है, क्रम के हिसाब से लिखता है। लेखक जो होता है पाठक के सामने एक नजरिया अपना रखता हुआ चला जाता है, दृष्टिकोण रखता हुआ जाएगा और आप पढ़ते हुए अपना भी विचार उसमें व्यक्त करते हुए जाते हो। तो आख्यान की शैली आमतौर में प्रयोग में नहीं देखी जाती है शैली, लेकिन होता है प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली। जैसे ये दिया है, जो आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी से मिलता जुलता है, हाँ ऐसा मेरे साथ होता है, हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ, ये चीजें हो जाती हैं, है ना। तो परिवार की ध्वस्त इच्छाओं को चित्रित किया गया था। फिर अलग अलग दिए हुए यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। फिर तथ्यपरकता, आख्यान लेखक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती तथ्यपरकता, यानी कि इसमें तथ्य को लिया जाता है। कहने का मतलब स्थान समय जो घटनाएं होती हैं उनको लेकर के आख्यान लेखक लिखा जाता है। और विश्वसनीयता इंपॉर्टेंट होती है, कल्पना के आधार पर नहीं होता है। वैयक्तिक परक जो लेखन होता है वो कल्पना भी हो सकती है, लेकिन आख्यान परक में कल्पना नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें विश्वसनीयता होती है, विश्वास बना हुआ होना चाहिए, झूठी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हो जाता है, उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हो गया। फिर वैयक्तिकता, जैसे मैंने कहा वैयक्तिकता आख्यान परक लेखक की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता है तो शैली के प्रयोग से लेखक जनरली क्या होता है, यहाँ पर वक्ता है जो कहने वाला होता है, लेखक या वक्ता जो कहने वाला होता है वो व्यक्तिगत चरित्र भी सामने निकल कर आ जाता है। कभी कभी गंभीर शब्दों का प्रयोग करता है तो कभी कभी वो हंसाने वाली बातों का यूज करने लगता है। तो व्यक्ति का मतलब होता है कि अपने विचारों के एक तरह से वो रखने लगता है ना, अपने भावों को उसमें पिरोने लगता है। मैंने ऊपर पढ़ा था ना, बताया अंतर में कि वो समाज की घटनाओं को भी लेता है, चरित्र को भी लेता है, और चरित्र के साथ में अपनी अपनी बात को भी रखते हुए चलता है लेखक। यही वैयक्तिकता कहलाती है, अपने भाव अपने विचार को लेकर के चलता है, उसकी लिखने की शैली अपनी हो जाती है ना। हास्य व्यंग शैली भी कहीं कहीं पे मिल जाते हैं, कहीं कहीं पे देशज भाषा मिल जाते हैं, कहीं कहीं पे आप देखोगे गंभीर शैली का यूज किया जाता है, भाषा यूज किया जाएगा तो शैली हो जाती है। फिर इंपॉर्टेंट है, फिर शैली है ये यहाँ पर एक सीधे पूछ सकता है आख्यान परक लेखक की शैली कैसी है। सही शब्दों का प्रयोग करना,
है ना। एक तरह से लिखने का ढंग होता है शैली। तो शैली क्या है, एक तरह से विचारों का परिधान है, पहनावा है। जो विचार है उसको कितने अच्छी तरह से आप सुशोभित कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से लोगों के सामने ला सकते हैं, ये शैली कहलाती है। क्लियर, तो ये हो जाता है। तो हो गया इसमें आख्यान पर रखना, कुछ भी ऐसा नहीं है। विचार भी आ जाता है, चाहो तो आप ले लो। विचार आख्यान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, ये देख लीजिए। स्रोत कौन कौन से हैं, यानी आख्यान लेखक जब लिखने बैठता है तो कहाँ से स्रोत आते हैं। सबसे पहला स्मृति होता है, दिमाग होता है, यानी कि अगर वो किसी घटना को लेकर के लिख रहा है जो घट चुकी है तो उसे याद होना जरूरी है ना। फिर मित्र और प्रिय स्थान होता है, जिस जगह के बारे में वो लिख रहा है, जिस विषय को वो ले रहा है ना, तो ऐसी कोई जगह होगी जहां पे बार बार जाना चाहेगा, है ना। कोई ऐसा उसका फेवरेट प्लेस होगा। मित्र कुछ ऐसे होंगे जहां पे दोबारा उनसे मिलना चाहेगा। तो हो सकता है कि मित्र जो उनके दोस्त हैं या जो उसकी कोई फेवरेट जगह है वो उसकी एक तरह से आख्यान का विषय बन सकती है, ठीक है ना। ओके, जिसे वो बहुत करीबी से जानता हो। और घटनाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। कुछ ऐसी घटनाएं उसके जीवन में, उसके दोस्त के जीवन में हुई हो कि उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हो, परिवर्तन आया हो, झकझोर के रख दिया हो, है ना, उसके जीवन में शामिल हो गया हो उसको। तो ये घटनाएं और कल्पना और इच्छाएं भी जुड़ी हुई होती है आख्यान लेखन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, आख्यान लेखन क्या कहलाता है, उसके आप विशेषताएं देख लीजिए। जनरली विशेषता ही पूछेगा। 3 क्वेश्चन ले लिया। एक तो आख्यान लेखन क्या होता है और उसकी विशेषताएं हमने देख ली। आख्यान लेखक और व्यक्तिगत लेखन जो होता है उसमें हमने अंतर देख लिया, और साथ में आख्यान के स्रोत कौन कौन से हैं, आख्यान के प्रमुख स्रोत, ठीक है। क्योंकि इसमें आख्यान में मौलिकता जरूरी होती है, विश्वसनीयता, मौलिकता, ये सभी चीजें होना जरूरी है। तो ये हो गया आख्यान। और भी है विषय का चुनाव, विषय का विकास, सामग्री, विषय सामग्री की खोज, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, चलिए। जैसे आख्यान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पर ले लेते हैं तार्किक लेखन। क्योंकि फर्स्ट वाला ब्लॉक तो इजी है, शब्द है, सभी चीजें हैं, तो 100% आप उसे लिख ही लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर प्रॉब्लम आती है तो सेकंड वाले ब्लॉक में कुछ ऐसे वर्ड शब्द ऐसे होते हैं। टिप्पणी करवा दें, टिप्पणी, ठीक है। चलिए इसको देख लें, तार्किक रहने दें, इंपॉर्टेंट है। चलो हम इसको लिफ्ट कर देते हैं। तार्किक लेखन क्या है, इसमें से ये क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा। तार्किक लेखन का मतलब होता है यहाँ पर कि तर्क को कसौटी बनाकर लेखन कार्य करना। बोलते हैं ना तर्क के साथ है, तर्क वही कर सकता है जिसके पास बुद्धि होगी। तर्क में जनरली 2 चीजें होती हैं, देखो, एक कारण होता है और एक संबंध होता है, और इन दोनों चीजों को जोड़ करके तार्किक लेखन किया जाता है। अगर जैसे बोलते हैं कि अगर पृथ्वी है तो कोई ना कोई कारण होगा उसके रहने का, अस्तित्व में रहने का, ठीक है। तो कोई अगर रीजन है तो उसका संबंध भी 100% किसी ना किसी से होगा। तो कार्य और करण संबंध, यहाँ पे कार्य और करण, यानी कार्य और कारण का, अगर कोई कार्य हो रहा है तो 100% उसका कारण होगा करने का। तो कार्य और करण को, संबंध को लेकर के ही तर्क वितर्क किया जाता है। यहाँ पे तार्किक लेखन और सृजनात्मक लेखन में अंतर देख लीजिए। मैं इतना बता दूं, यहाँ पर जिस तरह से मैंने व्यक्तिपरक और आख्यान लेखन में बताया था, वैसे ही तार्किक लेखन और सृजनात्मक लेखन में अंतर आ सकता है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहली बात, सृजनात्मक जो लेखन होता है वो कार्य कारण संबंध को लेकर के चलता है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी। सृजनात्मक क्रिएटिविटी जो लेखन होता है उसमें कार्य कारण संबंध को लेकर के लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कहानी, कविता, उपन्यास जो होते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसमें तार्किक श्रृंखला हो, यानी कार्य कारण संबंध हो, राइट। फिर यहाँ पर मानवीय रचना की जाती है, दूसरों की तरह से भी रचना कर सकते हैं, तो मानवीय संवेदना और अनुभव तर्क से पड़े होते हैं, क्योंकि सृजनात्मक रचना में मानवीय संवेदना अनुभव होते हैं, तो ये तर्क उसमें नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे रख सकते हो कि तार्किक लेखन में कार्य कारण संबंध को लेकर के लिखा जाता है, और जो सृजनात्मक लेखन होता है उसमें कार्य कारण संबंध को नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है,
जनरली नहीं ही होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये एक तरह से मानवीय रचना होती है, और जो मानवीय रचना होती है, मानव की संवेदना होते हैं, इमोशंस अनुभव होते हैं, वो तर्क से दूर होते हैं। आप किसी के इमोशंस अनुभव को, एक्सपीरियंस को, फीलिंग को आप तर्क से नहीं बांध सकते हैं। तो रचनात्मक वृत्ति का आकार तार्किक प्रक्रिया में नहीं किया जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह से रचनात्मक प्रक्रिया में रचा जाता, तार्किक चीज को रचा जाता, मानवीय अनुभव और संवेदना खुद ही रास्ता बना लेते हैं। तो ये पहला अंतर यहाँ पे निकल करके आया, ठीक है ना। और पहला शायद मुझे यहाँ पे दिया हुआ भी है। ओके, ओके, जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है एग्जाम्पल दिया हुआ है कि विज्ञान में शास्त्रीय आलोचना में जब तक उसकी तार्किकता स्पष्ट नहीं होती, विज्ञान में रियल बात है, तो उसे प्रमाणित नहीं माना जाता है। तो विज्ञान और शास्त्र में तर्क होना जरूरी होता है, तभी प्रूफ होना है ना, तभी वो प्रमाणित माना जाएगा। तो गणित की शब्दावली का यदि देखें तो रचनात्मक लेखन में यदि देखते हैं तो विज्ञान शास्त्र जो होते हैं तार्किक से जुड़ जाते हैं, और गणित अगर देखा जाए तो इसमें 2 और 2 4 ही नहीं होगा, ठीक है ना, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो विज्ञान शास्त्र आलोचक को 4 के नजदीक लाना होता है। तो एक तरह से यहाँ पे कुछ अंतर दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पूछ भी सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके बहुत ज्यादा यहाँ पे दिए हुए हैं। तार्किक लेखन की प्रक्रिया पूछ सकता है कि तार्किक लेखन की प्रक्रिया कैसे होती है। कार्य कारण संबंध सबसे पहले होता है, सीधे क्वेश्चन पूछ देगा। तार्किक की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, तार्किक लेखन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन पूछेगा तार्किक लेखन में कार्य कारण संबंध को बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना आप, कार्य कारण संबंध क्या होता है, ठीक है ना। फिर कथन के समर्थन में भी तर्क दिए जाते हैं। ये तार्किक लेखन की प्रक्रिया भी है, और एक अलग क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। करवा दिया प्रभावी लेखन में शिल्प के स्तर पर पे आपको बता दिया है। आप इस वीडियो को बाद में वॉच कर लीजिएगा। आज समझाया है, कल वाले क्लास में वो माइंड से स्किप हो गया था, उसमें नहीं बताया था ना। आज विषय के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर दोनों को बता दिया है। तो आप इस वीडियो को लाइव क्लास के बाद देख लीजिएगा, ठीक है ना। उदाहरणों का भी महत्व होता है। ये तार्किक लेखन की प्रक्रिया है, और एक अलग अलग क्वेश्चन भी क्रिएट हो जाता है। पूछ लेगा तार्किक लेखन में कार्य कारण संबंध को बताइए, या तार्किक लेखन में उदाहरणों का महत्व बताइए, या फिर तार्किक लेखन में कथन के समर्थन में तर्क दीजिए। ये एक तरह से हम देख रहे हैं तार्किक लेखन की जो प्रक्रिया होती है, तार्किक लेखन किस तरह से लिखा जाता है, ये होता है यहाँ पर। तो प्रक्रिया की व्याख्या, कार्य कारण संबंध, और इन तीनों को लेकर के भी एक अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, तुलना और अंतर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एज टिप्पणी में पूछा जाता है। इसको समझा दूं या मालूम है? जल्दी कमेंट्स करें, तो फिर ब्लॉक 1 में आ जाते हैं। 11:15 तक क्लास लूंगी, आधे घंटे और लूंगी, इसके बाद इन कर दूंगी, ज्यादा नहीं। तो जल्दी बताओ, तुलना और अंतर बताओ, या फिर इसको लेफ्ट करूं, ब्लॉक 1 में आ जाऊं। ये ना रहे थोड़ा सा कि फिर बना नहीं। तो क्लियर करूं, बताओ तुलना और इसमें तुलना और अंतर क्या है, ठीक है ना। तो एक अगर देखा जाए तो इसमें 2 और ठीक है। चलो देखो, तार्किक लेखन में जैसे मैंने कहा, तार्किक लेखन क्या होता है, तर्क किया जाता है। तर्क किसके आधार पर दिया जाता है? कार्य और कारण के आधार पर दिया जाता है, ठीक। कारण कि अगर कोई काम हो रहा है तो 100% उसका रीजन होगा। बोलते हैं ना कि यार तुम ये काम कर रहे हो तो कोई ना कोई तो रीजन होगा। तुमने चोरी की तो तुमने क्यों की, कोई तो ना कोई कारण होगा ना। तो ये कार्य और कारण जनरली आता है तार्किक में। तो तार्किक लेखन में तुलना और अंतर द्वारा बात को स्पष्ट करने की युक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो बात रखी जाती है तार्किक लेखन में ना, उसको स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए तुलना और अंतर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, तुलना कब की जाती है? तुलना, कंपेयरिंग कब की जाती है? कंपेयर किया जाता है जब दो बातों में समानता होती है, तो दोनों के बीच तुलना की जाती है ना। अंतर किया, तुलना की जाती है कि बताओ, कंपेयरिंग करो इसमें, ठीक है ना। और अंतर का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस। तुलना यानी कंपेयर करना, ठीक है, और अंतर का मतलब होता है डिफरेंस करना। तो तुलना करने का स्वयं अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो अगर मान लीजिए 2 चीजें दी हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, तो उनमें तुलना कर दिया, कंपेयर करिए, ठीक है ना। कि कभी कभी बोल दिया जाता है कि इनमें से कौन सा बेहतर है, कौन सा खराब है, या इनमें बताइए, तुलना कीजिए, क्या क्या आप कर सकते हो, दोनों सेम है। तो एक तरह से स्वयं अर्थ निकल जाता है उसका। पहली शर्त होती है समानता। देखो, जैसे तुलना में क्या होता है,
समानता होती है। तो समानता की तुलना का आधार हो जाता है कि ऐसे दो चीजें दे दी गई हैं, अब बता दिया जाए कि दोनों चीजों में बताइए कि समानता क्या है, कंपेयरिंग करिए और समानता को लेकर के करना है कि दोनों में सेम सिमिलरिटीज क्या है। इससे मतलब समानता और असमानता दो चीजें होती हैं, तो तुलना में पहले समानता आ जाता है, ठीक है ना। और तुलना जब कर लिया जाता है तो उससे अंतर निकालकर तर्क अधिक निष्पक्ष में जब तुलना कर लिया जाएगा। अब देखो सपोज दैट मान लो, कैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे कह देती हूँ कि कोई दो क्रीम रखी हुई है, फेस वॉश है ना, फेस वॉश है या कोई भी क्रीम है जो दो क्रीम रखी हुई है, ठीक है ना, क्योंकि आजकल हर एक कंपनी के दो दो तीन तीन हर एक प्रोडक्ट के दो दो तीन चीजें आती है। तो मान लीजिए एक क्रीम रखी हुई है, सेम वही दोनों क्रीम, दोनों सेम ही क्रीमें हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या हो गई, दो बातें हो गई, दोनों में समानता होती है। दोनों ही एक तरह से आप कह लो क्रीम कह लो या फेस वॉश कह लो, दोनों का काम क्या होता है, चेहरों को साफ करना होता है, ठीक है ना। तो दोनों में समानता हो जाती है। तो अब ये कहा जाएगा कि दोनों में तुलना करिए। दोनों में तुलना करने का मतलब होता है कि समानता बताइए, क्या सिमिलरिटीज दोनों में निकल करके आ रही हैं। तो आपने दोनों में कंपेयरिंग कर दी तो समानता के आधार पे कर दी, तो आपको बताना पड़ेगा दोनों का काम क्या होता है। चेहरे को साफ करना होता है, हो सकता है क्रीम का काम हो ज्यादा फेयर करना, और जो फेस वॉश हम यूज करते हैं, स्क्रब यूज करते हैं, जो मैल वगैरह जो चीजें होती है उनको निकाल देना होता है। तो ये हो जाता है, तो तुलना हो गया। फिर तुलना कर, जब आपने तुलना कर ली और दोनों को बता दिया तो 100% अंतर निकल आया कि क्रीम जो होता है, दोनों क्या होती है, फेस में यूज की जाती है, तो क्रीम का काम हो जाता है उसको गोरा कराना, और फेस वॉश का काम हो जाता है थोड़ा सा क्लीन नीट करना। हो गया ना। तो जब आप तुलना कर लेते हो समानता के आधार पर तो अंतर ऑटोमेटिक निकल आता है। तो तुलना गुण के आधार पर होता है और परिस्थिति के आधार पर भी हो सकता है, ठीक है ना, घटना के आधार पर भी। तो तुलना को आप 3 भागों में बांट दीजिए। अब जब कंपेयरिंग कर रहे हैं तो गुण के आधार पर कर लीजिए, क्या क्या क्वालिटीज उसमें है, कौन कौन सी सिचुएशन है भाई, तो सिचुएशन परिस्थिति के आधार पर कर लीजिए, या कौन कौन सी घटनाएं वहां पे घटी है तो उसके आधार पर कर लीजिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि पानी और दूध में शक्कर घोली जाए। अब इसको देखिएगा, समझिएगा तो वो क्लियर हो जाएगा कि पानी और दूध में शक्कर घोल ली जाए तो वो मीठी हो जाती है, सीधी सी बात है ना। पानी और दूध में शक्कर घोली जाए तो उसका स्वाद बदल जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, वह मीठा हो जाएगा। अब चाय या कॉफी में भी शक्कर मिला लीजिए तो क्या होगा, वह भी मीठी हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब होता है कि विभिन्न पदार्थों में शक्कर मिला है तो मीठी होगी। तो लीजिए चाय और कॉफी ये 2 वस्तुएं हो गई, दोनों में आपसे तुलना करने को पूछ दिया गया बिकॉज दोनों में शक्कर डाल दी गई है, तो समानता होगी। समानता यही कि इसमें शक्कर डाली गई है, दोनों मीठी है, ठीक है ना। और अंतर क्या होगा, क्योंकि ये कॉफी और ये चाय है, ये अंतर निकल करके आ गया। तो ये होता है विभिन्न पदार्थों में शक्कर आप मिला देंगे तो क्या होगा, स्वाद उसका बदल जाएगा, और स्वाद बदल जाएगा, मीठा हो जाएगा। और जब वो मीठा हो जाएगा तो हमारा दिमाग जाएगा इसमें शक्कर मिली हुई है, तो निष्कर्ष क्या निकला कि शक्कर मीठी थी। क्लियर। तो अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण ले लीजिए। फिल्म देखते हैं, नाटक भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो फिल्म और नाटक 2 विधाएं हो गई, दोनों में अंतर कर दीजिए। तो दोनों में क्या अंतर कर पाएंगे कि फिल्म जो होता है वो विधा अतीत में बन चुकी होती, पहले बन चुकी होती है ना, और इसको हम टेलीविजन में या टॉकीज वगैरह में जाके देखते हैं। यानी एक तरह से आप कह लो कि हमें इसके लिए लाइट वगैरह की जरूरत पड़ती है ना, इसकी जरूरत पड़ जाती है, तो ये हो जाता है। और नाटक जो होता है वो समसामयिक होता है, और साथ में एक तरह से नाटक में अभिनय भी होता रहता है, तो यहाँ पे आप उसको एक तरह से सुन भी सकते हो। तो ये थोड़ा सा अंतर और तुलना हो जाता है, और मैं इसे कहूंगी आपके लिए इंपॉर्टेंट। तुलना और अंतर का प्रयोग एक निष्कर्ष में हमें मिलता है हमेशा, है ना, प्रयोग द्वारा एक निष्कर्ष हमें मिलता है, एक कंक्लूजन निकल जाता है, और कथन के संदर्भ में तुलना और अंतर बारीकी से देखा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे 100% पूछेगा। जहां तक मेरा मानना है कि तर्क की जो विशेषताएं हैं ले लेगा तार्किक लेखन की, या फिर यहाँ पे तार्किक लेखन में जो मैंने क्वेश्चन दिया था व्याख्या प्रक्रिया के आधार पर, और कार्य कारण और तुलना और अंतर, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिनिश्ड हो गया ये, चलिए ओके। पुनर्कथन बता ही दिए हैं दोबारा, है ना, अपनी बात को कहना, दोहराना, दूसरे शब्दों में कहना, ये जनरली इसी के अंतर्गत आ जाता है जब किसी बात को हम बार बार दोहराते हैं। कथन यानी कहना, पुनर्लेखन यानी बार बार लिखना, दोबारा लिखना, और पुनर्कथन का मतलब होता है किसी बात को अगर कह दी गई हो और उसे बार बार हम दोहराते तो वो क्या हो जाता है, पुनर्कथन हो जाता है। चलिए विश्लेषण बन ही जाएगा, हालांकि आएगा तो ही नहीं, क्योंकि तार्किक लेखन के अंत में विश्लेषण की जरूरत पड़ती है।
अब ब्लॉक 1 ले लेते हैं। चलो ब्लॉक 1 में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी से कमेंट्स करिए, बताइए, इसको क्लियर कर देते हैं। ब्लॉक 1 में क्या है, क्या मैं पढ़ा दूं, जल्दी बताइए। शब्द संपदा पता है ना, शब्द संपदा लोकोक्ति, देखो मैंने पहले भी कहा था लोकोक्ति है शब्द आपके लिए, शब्द का महत्व आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये इजी चीजें भी हैं, बहुत आसान है। तो क्या इसको बताऊं या इसको लिफ्ट करूं, कुछ अलग चीज ले लेती हूं। उदात्त कथन क्या कहलाता है, उदात्त कथन क्या कहलाता है, जब हम अपने किसी परिजन की मृत्यु पर, है ना, जाते हैं, जैसे कोई भी मान लीजिए एक्सपायर हो जाता है तो हम वहां पे सहज अर्थ देते हैं। साधु अच्छा प्रयोग नहीं होता है मृत व्यक्ति के लिए। कहने का मतलब होता है कि जब हम किसी जगह पे जाते हैं और जनरली जिस वर्ड का यूज करते हैं, है ना, वो जो वर्ड यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कि कोई परिजन की मृत्यु होगी तो मैं कह सकते हैं कि मेरे पिताजी, चाचा जी, भाई बहनोई जो है मर गए। तो क्या मर गए ये अच्छा लगेगा, मर गए, जो ये कथन उदात्त कथन एज टिप्पणी में उदात्त कुछ ले लेते हैं, क्योंकि पहले तो मैं सबको पढ़ा ही चुकी हूं, अब कुछ जो है अलग ले लेती हूँ, ठीक है ना। उदात्त कथन क्या है, उदात्त तो देखो जैसे मैंने कहा ना कि कोई एक्सपायर होगा तो हम लोग कह देते हैं वो मर गए, तो क्या मर गए अच्छा लगेगा, है ना, अच्छा प्रयोग होगा, नहीं होगा ना। तो मृत व्यक्ति के लिए आदर सूचित करा जाता है, कुछ ऐसे शब्द लिए जाते हैं, जैसे कह दे कि वो दिवंगत हो गए हैं, वो स्वर्गाधार हो गए हैं, या स्वर्ग लोक हो गए हैं, स्वर्ग लोक को पधार गए हैं, सिधार गए हैं। इस तरह से जब हम क्वेश्चन बोलते हैं उनके लिए, स्वर्गवासी हो गए हैं या उनका देहावसान हो गया है ना, तो ये जो भाषा हम यूज करते हैं ये उदात्त कथन कहलाता है। क्लियर हुआ। किसी के मरने पर हम उसे सीधे नहीं बोल सकते हैं कि वो मर गए, हम बोले कि वो दिवंगत हो गए, वो स्वर्गवासी हो गए या उनका देहावसान हो गया है। तो जब हम ये वर्ड बोलेंगे दिवंगत, स्वर्गवासी, देहावसान, सुनने में भी अच्छा लगेगा, उनके लिए एक रिस्पेक्ट, सम्मान भी जाएगा, आदर भी जाएगा, तो उदात्त कथन कहलाता है। विधवा होने पर मांग का सिंदूर पोंछना, सुहाग उजाड़ना आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इसको अमंगल के रूप में हम जनरली अपने लोगों लाइफ में, समाज में देखा जाता है ना। मृत्यु, वैधव, अशुभ, अप्रिय जो स्थितियां होती हैं ये एक उदात्त अभिव्यक्ति होती है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ काम, ऐसे कुछ वर्ड जो नहीं बोलने चाहिए उस वक्त, हमारे संस्कार के अंतर्गत नहीं आते, हमारे संस्कृत के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो उदात्त कथन, उसको नहीं बोलना चाहिए। और संस्कार संस्कृत के अंतर्गत जो आते हैं उन्हें जब बोला जाए तो उदात्त कथन हो जाता है। आदमी अमंगलकारी घटनाओं, उसके वाचक मूल शब्दों से बहुत डरता है, तो जो अमंगलकारी शब्द हैं उनको नहीं लाना चाहिए। जुबान पे भी लाने से डरता है, ले लेके तो बोलेगा राम 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 क्या बोल दिया, है ना। तो ये होता है। तो उन शब्दों के कारण जो अमंगलकारी होते हैं, जो एक तरह से बोलने से कोई घटना घटित हो जाती है, तो उन शब्दों को बोलने की जगह, है ना, स्थान पर उदात्त शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जब जो अमंगलकारी शब्द है उनकी जगह उदात्त जब शब्द प्रयोग में लाएंगे, जो अमंगल का भाव होता है, जो है ना, जिससे डर होता है कि ये हो जाएगा ऐसा बोलने से, और जब उदात्त शब्द लाते हैं तो उसका भाव कम हो जाता है अमंगल घटना का, है ना, अनहोनी का। जैसे सांप तो हम बोल देते हैं कीड़ा, उदात्त हो गया। चेचक, चेचक ना बोल के माता शीतला बोल देते हैं। मौत तो देहांत या निधन बोलते हैं। तो ऐसे शब्द के अर्थ में भाषा प्रयोग की स्थिति के अनुसार की जाती है, उसमें परिवर्तन आता है ना, ये होता है। महिलाओं की कांच की चूड़ी टूट जाती है, लेकिन उसे चूड़ी टूटना नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं कि चूड़ी टूटना जनरली वहां पे वर्ड यूज किया जाता है जहां पे औरतें जब विधवा होती हैं, घरेलू वाइफ है, हाउस वाइफ है, चूड़ियां पहनती, टूट गई, तो नहीं बोलेंगे कि मेरी चूड़ी टूट गई, है ना। चूड़ी टूटना नहीं बोलते हैं, वो विधवाओं के लिए यूज किया जाता है ना। वो एक तरह से अमंगलकारी होता है। तो ये होता है। दुकान बंद करना नहीं, दुकान बढ़ाना उदात्त कथन है। दुकान बंद नहीं करना है, दुकान बढ़ाना होता है। बत्ती बुझाना नहीं, बत्ती बढ़ाना होता है। तो ये कुछ शब्द होते हैं, ये उदात्त कथन हो जाते हैं। क्लियर। कुछ ले लूं, शब्दों के विभिन्न स्रोत, शब्द भंडार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। शब्दों के विभिन्न स्रोत कौन कौन से होते हैं, कहां कहां से लिए जाते हैं, बहुत आसान है। तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम का मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हुए होते हैं और ए टू जेड हिंदी में उसी तरह से स्वीकार कर लिए जाते हैं, कोई भी बदलाव नहीं आता है कुछ शब्दों को छोड़ करके, किंचित जरा से। बालक, पर्वत, पुस्तक, विद्यार्थी, निराशा, सत्य, मैत्री, व्यवस्था, कुछ उदाहरण ले लीजिएगा तत्सम के शब्द। और इंग्लिश हिंदी में भी ए टू जेड हम ऐसे ही बोलते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन, जैसे बालक, बालक होता है संस्कृत में, विसर्ग हटा लीजिए तो बालक हिंदी में हो गया।
पुस्तकम संस्कृत में माँ हटा लीजिए हलंत वाला तो पुस्तक हो गया, तत्सम हो गए। फिर तद्भव शब्द, ये शब्द के स्रोत है, जहां जहां से लिए जाते हैं, शब्द भंडार है ये, ठीक है ना। तद्भव कौन से कहलाते हैं? ऐसे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में आते हैं, रूप बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी संस्कृत के मूल शब्द होते हैं लेकिन हिंदी में आते आते उनका एक तरह से अर्थ बदल जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो ये क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। जैसे कर्म है संस्कृत में और हिंदी में हाथ, काम हो गया। हस्त संस्कृत में और हिंदी में हाथ हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं? ये तद्भव कहलाते हैं। फिर संस्कृत के भी शब्द होते हैं कुछ, देशज शब्द हो जाते हैं। देशज का मतलब कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई हमें पता ही नहीं चलता है, न ये संस्कृत के होते हैं ना कहीं बाहर से आए हुए होते हैं, तो जनरली यही माना जाता है कि हमारे ही देश के शब्द हैं जिन्हें हम अपने भाषा में प्रयोग करते हैं, है ना। समाज के द्वारा इनका प्रयोग किया गया होगा। देशज में बाहरी शब्द भी हो जाते हैं जो बाहर से आए हुए होते हैं, बाहर से आर्य परिवार के हो गए, बंगला, मराठी, ये सभी हो जाते हैं। विदेशी भाषाएं होती हैं, फिर अरबी, फारसी, तुर्की, तो ये शब्द के स्रोत होते हैं कि शब्द कहाँ कहाँ से आए हैं, और ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने बड़े आराम से आपको बता दिया, ठीक है ना। चलिए चलिए फिर दूसरा ले लीजिए, शब्दों का अर्थ और पक्ष। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शब्दों का अर्थ और पक्ष। अर्थ और पक्ष को देखोगे यहाँ पर तो समरूपी शब्द आ जाते हैं। समरूपी का मतलब क्या होता है? एक से अधिक जिसके अर्थ निकलते हो, ऐसे शब्द। शब्द एक है पर, अर्थ बहुत सारे निकल गए। पंख, लेकिन, ऊपर। शब्द है एक कल, अर्थ बहुत सारे निकल गए, तो ये देख लेना समरूपी हो जाते हैं। फिर दूसरा पर्याय हो जाएगा, सिनोनिम्स जिसको बोला जाता है, एक से अधिक शब्दों का अर्थ समान होता है। जैसे सूरज हो गया, शब्द तो एक ही है ना, एक से अधिक शब्दों का, लेकिन अर्थ समान होता है। तो एक से अधिक शब्दों का अर्थ, ये शब्द इतने सारे हो गए, बहुत सारे हैं। सूर्य, भानु, रवि, दिवाकर, आफताब, ये शब्द हो गए जो एक से अधिक है, लेकिन अर्थ एक ही निकल रहा है, वो भी सूरज निकल रहा है, तो पर्याय हो जाते हैं, राइट। फिर विलोम ले लीजिएगा, विपरीतार्थक शब्द होते हैं। फिर अनेकार्थी शब्द ले लीजिएगा, फिर इसी तरह से सहप्रयोग ले लीजिएगा, तो ये आपके शब्द के अर्थ हो गए। फिर शब्द निर्माण आता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके इसमें फर्स्ट में शब्द रचना भी है, मूल शब्द, व्युत्पन्न शब्द, शब्द रचना कहलाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विशेषण सूचक प्रत्यय, कर्ता सूचक प्रत्यय, है ना, ये सभी इसके तत्व। देखो मैं इसमें पहले भी बोली थी, अब भी बोल रही हूँ आपके इसमें, देखो समास है, तत्पुरुष, तो देख लेना कहीं ऐसा ना हो कि समास लिखने के लिए दे दे, पहचानने के लिए दे दे, कि दे देगा आपको देशभक्ति समास पहचानिए, है ना, समास को संधि विच्छेद करिए, तो देश के प्रति भक्त हो जाता है। दो शब्दों के बीच किसी कारक का संबंध छिपा होता है ना, कारक संबंध को समास कहते हैं, दो शब्दों के बीच। जैसे देश और भक्ति दोनों हो गए, इनके बीच में कुछ छुपा है, क्या छुपा है? देश और के प्रति, तो के प्रति लगा देंगे तो देशभक्ति के प्रति, देश के प्रति भक्ति हो जाएगी। शत्रुहंता यानी शत्रु को मारने वाला, द्वंद्व समास देख लीजिए। समास में हो सकता है पूछ दे, कुछ समास लिखिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, बोल देगा समास को दायरा से समझाइए, तो कैसे आप लिखेंगे, फिर कैसे बताएंगे? क्योंकि कहीं से भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। द्वंद्व समास है, माता पिता, गाय बैल, पाप पुण्य, है ना, या जहां पे लगते हैं और जहां पे लगते हैं। बहुब्रीहि समास हो गया, पीताम्बर, बीड़ा पाड़ी, जितेंद्री, चंद्रवन, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर तीसरा बिल्कुल ही अलग अर्थ निकल आता है। पीताम्बर वही व्यक्ति जिसके पीले वस्त्र हो, तो ये हो जाता है। चलो आज के इतना काफी है, हो जाएगा। और कुछ है क्या? मुहावरे लोकोक्ति भी आपको दे सकता है, हो सकता है मुहावरे लोकोक्ति दे दे, उसका अर्थ आपको पूछ ले। देखो एक सेगमेंट ये बना देगा, 5 नंबर का एक बना देगा समास के लिए, समास दे देगा, बोलेगा पहचानिए। फिर दूसरा दे देगा 5 नंबर बना देगा मुहावरे लोकोक्ति के लिए, 3-4 मुहावरे लोकोक्ति दे दिया, बोलेगा 2-3 इसमें से करिए, है ना। इस तरह से 2-2 नंबर का 5 देगा या 4 दे देगा, बोलेगा 2 मुहावरे लोकोक्ति करिए, 4 नंबर के हो जाएंगे। फिर समास ऐसे दे देगा, 5 दे देगा या 4, बोलेगा 2 करना है, वो 2-2 4 नंबर के हो जाएंगे। तो इस तरह से भी पेपर आपको दे सकता है, ठीक है ना। ओ माय गॉड, बॉल ब्रह्मचारी, गुड बाय, टाटा सी यू। चलिए तो ये हो जाता, थोड़ा देख लीजिएगा। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, लोकोक्ति पूर्ण कथन के रूप में एक वाक्य होता है। मुहावरे कम होते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो वाक्यांश होते हैं। मुहावरे लोकोक्ति में भी तो अंतर पूछ सकता है ना, नहीं देगा
संधि विक्षेप नहीं देगा मुहावरे लोकोक्ति कि आप इसको विस्तार से लिखिए। हो सकता है इनमें अंतर दे दे। तो मुहावरे वाक्य के रूप में होते हैं, संज्ञा क्रिया के रूप में दिखाया जाता है, और जबकि लोकोक्ति होती है एक सीधे वाक्य के रूप में होती है। और लोकोक्ति ऐसा एक वाक्य उक्ति है जिसका तात्पर्य किसी दूसरे प्रकार पे लागू किया जाता है। जनरली हम लोग बोलते हैं ना लोकोक्ति को दूसरे के ऊपर कह देते हैं। जैसे एक व्यक्ति खुद से ठीक से काम नहीं जानता लेकिन अपनी क्षमता को दूसरी परिस्थितियों पर लड़ दे, तो नाच न जाने आंगन टेढ़े, क्या हो गया, लोकोक्ति हो जाती है। और इस कहावत में एक समान तिथि की व्यंजना भी होती है कि ठीक से नाच नहीं जानने वाला व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता, वो कह देता है अरे आंगन टेढ़ा है इसलिए मुझसे नाच नहीं आ रहा है, काम करना आता नहीं है और बोल देंगे अरे ऐसा है ना, तो ये चीजें हो जाती हैं। तो लोकोक्ति का अर्थ अधिकतर व्यंजनार्थ होता है, छिपा हुआ अर्थ होता है। जैसे वो है उस तरह का नहीं होता कि नाच नहीं जाने आंगन टेढ़ा का मतलब नहीं है कि नाच नहीं आ रहा है और बोल रहे कि आंगन टेढ़ा है। इसका मतलब ये निकल जाता है कि काम ठीक से आता नहीं है और कह देना कि ये काम ऐसा वैसा इसलिए मुझसे बन नहीं पा रहा है, नहीं मैं तो कर लेता। तो काम की क्षमता उसमें है नहीं काम करने की और गलती दूसरे के ऊपर निकाल रहा है। तो ये देख लेना। लोकोक्ति में किसी भाषा समुदाय को जनरली भाषा समुदाय के बारे में गहराई देखने को मिलती है। किसी भाषा समुदाय के बारे में लोकोक्ति हो, जैसे बिना पैदी का लोटा तो किसी भी दिशा में लुढ़क सकता है, दीपक तले अंधेरा, ज्ञान के साथ छिपा अज्ञान होता है। तो भाषा समुदाय का निचोड़ होता है। देख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकोक्ति और मुहावरे में भी टिप्पणी में दे सकता है। चलिए फिर, ठीक है ना, इतना काफी है। संवाद शैली आपको पता ही है। तो चलो फिर आप कुछ अपने से भी देख लो। 11 बज गए हैं, 2 बजे से पेपर ही है। वार्तालाप की विशेषताएं जरूर देख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। या तो पूछ लेगा वाक्य और वार्तालाप क्या है, या फिर यहाँ पे आपको इसकी विशेषताएं दे देगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। वार्तालाप की कुछ विशेषताएं आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। सिंपल भी पूछ सकता है, लिखित और मौखिक भाषा क्या है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे तो उसको बताने की जरूरत नहीं। अगर एसवाइजेड पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो आप कर ही लोगे। तो मेन जो है देखो, अनुतान भाषा का महत्व। अनुतान क्या होता है, लहजा है ना, बात करने का तरीका, मतलब जिस ढंग से आप बात करते हो, बोलने का जो ढंग होता है वो अनुतान कहलाता है, लहजा कहलाता है। जनरली आप लोग बोलते हो ना कि तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारा बात करने का लहजा, उर्दू वर्ड है ना फारसी, वो मुझे पसंद नहीं है, तो यही होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जिस तरह से अपने मनोभाव को बात करके माध्यम से प्रकट करते हैं, है ना, वो क्या कहलाता है, वो अनुतान कहलाता है, ठीक है ना, राइट। तो ये हो जाता है। जैसे कहने आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, कोई आया तो या कोई गया, सपोज दैट मान लीजिए कोई पहले से बैठा हुआ है और अचानक आप वहां पे हो नहीं, आप उससे बात किए, ऊपर कहीं चले गए और वो व्यक्ति चला गया। जब आप नीचे उतर कर क्या, तो आप बोलते अरे वो चला गया क्या, तो ये क्या हुआ, विश्वामित्र बोधक, यानी आश्चर्य के साथ में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जाएगा, है ना। फिर जैसे आप किसी से, कोई बैठा हुआ है, वही व्यक्ति बैठा, आप उससे बात कर रहे हो और वो जाना चाह रहा है, तो वो बोलेगा जाए, तो आप बोलेगा अच्छा जाओगे क्या। तो ये, तो जब बात करने का तरीका, लहजा बदल जाता है ना, एक तरह से धमकी देना, क्षमा मांगना, चापलूसी करना, तरीके अलग अलग हो जाते हैं, है ना, इस तरह से। तो ये क्या कहलाता है, अनुतान या लहजा कहलाता है। तेवर क्यों दिखा रहे हो, आज आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता, ये तो ये अनुतान। तेवर क्यों दिखा रहे हो, इस तरह से बोला जाएगा, क्वेश्चन टैग में आ गया। फिर फुल में आ गया, है ना, कि आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है और मैं तुमसे डरता नहीं, तो ये अनुतान होता है, ठीक है। संप्रेषण भी दिया है, संप्रेषण के उद्देश्य भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन में भी बताया था। अल्प विराम होता है, कॉमा होता है, अर्ध विराम, सेमी कॉलन, उप विराम, कॉलन, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, तो बहुत सारे, इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक होता है ना, एक्सप्लेनेशन, विषामिति बोधक होता है, हाइपन संयोजक चिन्ह होते हैं। तो ये विराम चिन्ह देख लेना इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब यहाँ पे खत्म कर देते हैं इसको। जितना भी आपने पढ़ा होगा काफी है, ठीक है। थोड़ा आप सेल्फ पढ़ाई कर लो, सिर्फ आप अपने से पढ़ लो, ज्यादा बेहतर होगा। जिन लोगों का ब्लॉक 2 क्लियर नहीं है तो आज का वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से समझा दिया है। कल भी समझाया था, कुछ और क्वेश्चंस ले लिए हैं, कुछ और क्वेश्चंस ले लिए हैं। तुलना और कारण को नहीं लिया, तुलना और अंतर को नहीं लिया था, और साथ में उसको नहीं लिया था ना, क्या बोलते हैं, आख्यान लेखक में शैली वाला, है ना, विषय 2 स्तर पे, प्रभावी लेखन जो होता है 2 स्तर होते हैं, तो वो सभी चीजें मैंने ले ली है। तो आप विषय के स्तर पे, शिल्प के स्तर पे, तो आप उसको वाच कर लेना, देख लेना, ओके, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक। पेपर दीजिएगा तो पहले पेपर को पढ़िएगा, समझिएगा। आपको लगता है ये क्वेश्चन जो है कुछ अलग पूछा है ना, आपको उससे रिलेटेड कुछ पता है, उससे मिलजुल तो नहीं रहा है उसी से रिलेटेड, लेकिन क्वेश्चन कह कुछ और रहा है। अब आपको जो कह रहा है वो तो पता नहीं है ना, तो भैया जो उससे रिलेटेड पता है उसे लिख दो,
तो उससे रिलेटेड यदि पता है तो आप लिख दो, छोड़ना नहीं। अदरवाइज अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, कुछ नया क्वेश्चन आ गया आपको नहीं मालूम है, तो फिर ना ही लिखो तो बेहतर होता है, छोड़ दो। तो जनरली क्वेश्चन जब भी करना, जो अच्छा बनता है सबसे पहले उसे लिखना, भले वो सेक्शन 3 का ही क्यों ना हो, सी का ही क्यों ना हो, अच्छे से स्टार्टिंग करो, ठीक है ना। चलो फिर टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।